हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बेसिस चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। हम क्या कर रहे थे? हम वन शॉट वीडियो लेक्चर कवर कर रहे थे। वन शॉट मीन्स यहाँ पर हम एक ही वीडियो में एक चैप्टर को कवर करने वाले। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक नया चैप्टर और आज कवर करेंगे। अब वो देखेंगे हम आगे हमारा चैप्टर कौन सा है। वैसे तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में ही चल रही है। आई थिंक अगर हम बात करें क्लास 12, हम क्लास 12 कवर कर रहे हैं, तो क्लास 12 का थर्ड चैप्टर कौन सा है? जल्दी बताइए। क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है मैथमेटिक्स में मैट्राइसेस। क्या है? मैट्राइसेस। सो आज मैट्राइसेस कवर होने वाला है। ठीक है, सो आज हम कवर करेंगे मैट्राइसेस। देखिए, मैट्राइसेस होता क्या, पहले समझिए। एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है ना। अब उस डेटा को आपका करना, आपको अरेंज करना है एरे के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। ये जो मैं बोल रहा हूँ एरे, वेक्टर, है ना, ये सब क्या है? कोडिंग वर्ड्स है, कोडिंग में यूज होते हैं। तो डेटा को आपको यदि इसको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके रखना है, तो वहां पर एरे या वेक्टर आता है। मैथमेटिकल में इसको कैसे डेटा को कलेक्ट करके रखेंगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में। कैसे करके रखेंगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब डेटा का मैट्रिक्स से रिलेटेड रिलेशन कैसा है वो हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, सपोज वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन दैट राधा हैज 15 नोटबुक्स। राधा के पास टोटल 15 नोटबुक है। तो आप क्या बोलोगे? वी में एक्सप्रेस इट एज, एक आप क्लोज ब्रैकेट बोल सकते हो अभी तो इसे, है ना, उसका अंदर हम 15 लिख देंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि राधा के पास 15 नोटबुक है। यदि मैं यहां पर लिख दूं 16, तो आप कहेंगे कि सर राधा के पास 16 नोटबुक है। ठीक है, तो यहां पर जो हमें डेटा गिवन था उसको हमने क्या करा? मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिख दिया। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, तो यहां पर हम लैंग्वेज के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते। अब ये क्या होता है इसे अभी नहीं समझाऊंगा, आगे आने वाली सारी चीजें ना, ये आगे आएगा। मैट्रिक्स जरूरी नहीं कुछ इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में भी आएगा। अब यहाँ पर दो तीन चीजें बेसिक समझ लीजिए, बाकी मैं आगे इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ। अब आपसे यदि पूछूं रो क्या है इसमें से, तो आप बोलोगे सर रो तो बहुत आसान है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, अप टू nth रो। कॉलम कौन कौन सी है? आप बोलोगे सर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, अप टू कौन सी कॉलम? mth कॉलम। कौन सी? m कॉलम। तो ये हमने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। अब सर डेटा को इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंगल डेटा यदि गिवन है तो हमने देख लिया इस एग्जांपल मदद से कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अगर बहुत सारा डेटा दे दिया जाए तो आगे आने वाला है ना, फिक्र मत करिए, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें, स्क्रैच से लेके टॉप तक की सारी चीजें यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। और एनसीईआरटी की सारी चीजें है ना, ये एनसीईआरटी की सारी चीजें हैं। तो आप लोग ये शिकायत नहीं करना चाहिए कि सर आउट ऑफ सिलेबस आप पढ़ा। सारी चीजें एनसीईआरटी से मैंने ली है, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरम, सारे डेफिनेशन, है ना, एक एक चीज हम एनसीईआरटी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल आपके पास है, राधा, फौजिया और सिमरन, है ना। राधा है, फौजिया है और सिमरन है। इनके पास नोटबुक्स कितनी कितनी है? राधा के पास 15 नोटबुक्स है, फौजिया के पास 10 एंड सिमरन के पास 13 नोटबुक है। और यदि हम पेन की बात करें तो राधा के पास टोटल 6 पेन है, फौजिया के पास टोटल 2 पेन्स है और सिमरन के पास टोटल 5 पेन्स है। ये आपको डाटा दे दिया गया। अब इसको आपको बोला गया कि भैया इसको ना मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो आप क्या बोलोगे? सर बहुत आसान है मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। हमने यहाँ पर नोटबुक लिखा है, नोटबुक्स 15, 10, 13, ये बन गया रो 1। पेन्स लिखा है 6, 2 एंड 5, ये बन गया रो 2। तो रो 1, रो 2 लिखा, इसको इस तरीके के क्लोज ब्रैकेट अभी आप बोल सकते हो, इससे हमने क्या करा? इनक्लोज कर दिया। ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। या फिर दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो, इस तरीके का डेटा लिखने के बाद राधा का क्या है? कॉलम 1 है, फौजिया का कॉलम 2, सिमरन का कॉलम 3 आपके पास गिवन है। तो कॉलम 1 में 15, 6 आएंगे, 15 और 6 आ गए। कॉलम 2 में 10, 2 आएगा, 10, 2 आ गया। कॉलम 3 में 13, 5 आएगा, 13 और 5 आ गया। समझ में आया आपको? चीजें आसान थी। डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में, वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं यदि आपसे पूछूं थर्ड कॉलम कौन सी, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये रही। यदि हमसे पूछूं फर्स्ट रो कौन सी, आप बोलोगे सर पहले वाली रो फर्स्ट होंगी, ये रही आपकी फर्स्ट रो। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। देखिए यहां पर डेफिनेशन गिवन है मैट्रिक्स की, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। मैंने आपको कहा था एरे, वेक्टर, रेक्टेंगुलर एरे, इस टाइप के मैंने वर्ड पहले भी यूज करे थे। तो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड क्या?
ऑर्डर के फॉर्म में चले ना, नोटबुक्स, पहले हमने नोटबुक लिखी फिर पेन लिखे, ऐसा थोड़ी नहीं 15 नोटबुक और 6 को यहाँ लिख दिया, नहीं, हमने रो 1 अलॉट कर दी नोटबुक को, रो 2 अलॉट कर दी पेन्स को, तो एक ऑर्डर मेंटेन हो गया। आया समझ में? A matrix is an ordered rectangular array। rectangular array मतलब यह है rectangular array, ये दिख रहा है आपको? मैं यहां बना देता हूं सर, ये रेक्टेंगुलर एरे समझ में? ऑर्डर्ड पेयर एंड ऑर्डर एंड रेक्टेंगुलर एरे, ये दो चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ऑफ नंबर्स और फंक्शन, नंबर्स तो सर हमें दिख रहा है ये नंबर ही है, फंक्शन सर यहाँ कोई फंक्शन भी आ सकता है कि? हाँ बिल्कुल आ सकता है, जरूरी है क्या कि नंबर्स ही हम फिल करेंगे? वहां पर x+5 भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर x⁻2 - 3 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर z⁻2 + 3 लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। फंक्शन भी वहां पर आ सकते हैं, जरूरी नहीं यही फंक्शन आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी फंक्शन आएंगे वो आ सकते हैं। फंक्शन वाले क्वेश्चन आगे आने वाले ना, फिक्र मत करिए, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे यहाँ पर, तो एक एक चीज यहाँ पर कवर होने वाली है आपकी। द numbers or function are called the elements or entries of the matrix। जो नंबर यहाँ पर मैंने लिखे, जैसे इस मैट्रिक्स से हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो नंबर लिखे 15, 10, 13, 6, 2, 5, ये क्या कहलाएंगे? ये एलिमेंट्स कहलाएंगे या फिर एंट्री कहलाएंगे इस रेक्टेंगुलर एरे के। कौन कौन से एलिमेंट्स है? तो आप बोलोगे सर 15 है, 6 है, 10 है, 2 है, 13 है, 5 है। यदि मैं एंट्रीज पूछूं तो आप भी ये बोलोगे सर 15, 10, 13, 6, 2, 5। जिस भी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना हो ये एंट्री कहलाएंगे, यही एलिमेंट भी कहलाएंगे, है ना। वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर। जो मैट्रिसेस रहता है, जैसे आपने यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर एरे बनाया ये एक मैट्रिसेस है। अब आपको मन करा कि सर एक काम करते इसको कुछ नाम दे देते, हम क्या इसको स्मॉल एम नाम दे सकते हैं? नहीं भाई, स्मॉल एम नाम नहीं देना है। सर क्यों स्मॉल एम नाम क्यों नहीं दे रहा है? कंडीशन में तो ऐसा बोला नहीं है, मतलब कंडीशन मतलब मैट्रिक्स के डेफिनेशन में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वहां उन्होंने बोला कैपिटल लेटर से आपको रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल एम की जगह क्या आएगा? कैपिटल एम आएगा। लेकिन क्यों स्मॉल एम क्यों नहीं लिख सकते भाई? क्यों नहीं लिख सकते? एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे जो पूर्वज थे, जो मैथमेटिशियन थे, वो एक कन्वेंशन को फॉलो करते थे ताकि सबको समझ में आ सके। मैं यहाँ पर यदि कैपिटल एम इज इक्वल टू ये रेक्टेंगुलर एरे लिख दूंगा तो मैं आसानी, यदि मैं आपको ऐसा लिख के दे दूंगा आप आसानी समझ जाओगे कि हाँ सर ये मैट्रिसेस है। लेकिन यदि मैं इस तरीके से लिख के दे दूं तो आप बोलोगे सर ये मैट्रिसेस नहीं है, शायद कुछ और हो सकता है, क्योंकि मैट्रिसेस में तो कैपिटल एम से रहता था रिप्रेजेंटेशन। इसलिए यूनिक, उस चीज को यूनिक बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, कुछ कंडीशन अपनी तरफ से लगा दी। तो उन्होंने क्या करा, जो भी आप इसको नाम दे रहे हो वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए। तो जैसे हमने इसको नाम दे दिया इस रेक्टेंगुलर एरे को एम, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? कैपिटल एम, है ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैट्रिसेस आपके पास है, ये एक मैट्रिसेस, ये एक मैट्रिसेस है, और हाँ फंक्शन, ये तो नंबर है, ठीक है। यहाँ पर नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों हैं, और साथ में यहाँ पर आ गया फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? 1 + x, सेकेंड x⁻2, थर्ड फंक्शन नहीं है सर, थर्ड तो नंबर है, ठीक है। फोर्थ सर cos x, फिफ्थ sin x + 2, सिक्स सर tan x। तो देखो इस मैट्रिक्स में क्या है? फंक्शन आ गए। आपको आया समझ में? यही चीज वहां लिखी हुई थी कि या तो एंट्रीज में नंबर होंगे या फिर फंक्शन होंगे, तो नंबर आपको ये दिख गए और फंक्शन आपको दिख गए। अब देखिए इनके जो नाम यहाँ पर लिखे, जैसे इस मैट्रिक्स का नाम क्या है सर? कैपिटल ए। इसका नाम क्या है? कैपिटल बी। इसका नाम क्या है? कैपिटल सी। देखो उन्होंने कैपिटल से ही लिखा है, क्वेश्चन में भी कैपिटल से ही लिखा हुआ मिलेगा। समझ में आया ना आपको? और आपको भी कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करना है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऑर्डर की हम यहाँ पर बात करने वाले। अब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखो सिंपल सा समझिए कि जैसे हम कैपेसिटी बोल सकते हैं ना, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक रैम है आपके पास, है ना, 4 GB रैम, तो आप क्या बोलोगे? सर उसमें 4 GB रैम है, 4 GB तक का स्पेस वो कंज्यूम कर सकती है एप्लीकेशन का। तो वैसे जो ऑर्डर रहता है वो ये बताता है कि जो रेक्टेंगुलर एरे है उसकी कैपेसिटी क्या है। आप समझ सकते हो कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, कैपेसिटी इन द सेंस मतलब कितने एलिमेंट उसमें हम रख सकते हैं, ठीक है। अब वो ऑर्डर क्या होता है, उसका कैपेसिटी से क्या लेना देना है, वो मैं आपको समझाता हूं। A matrix having m row and n columns is called a matrix of order m by n, या फिर m क्रॉस n। यदि एक मैट्रिक्स है जिसमें m रो और n कॉलम है आपके पास, तो आप क्या बोलोगे? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n या फिर m by n।
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है m बाय n या फिर m क्रॉस n बोल दो, ये पूरा लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप सिंपली लिख सकते हो m क्रॉस n या फिर m बाय n मैट्रिक्स, रीड एस एन m बाय n मैट्रिक्स। इसको रीड ऐसे करते हैं m बाय n या फिर m क्रॉस n। ज्यादातर m बाय n बोलते तो आप m बाय n बोलेंगे, और कोई मैट्रिक्स यदि ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए तो आप पूरा लिखेंगे ऑर्डर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स या फिर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए, है ना, और यहाँ पर उसको ऑर्डर लिख देंगे। ऑर्डर क्या होगा, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, उस मैट्रिक्स में कितने रो है और कितने कॉलम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके ये नहीं कि रो 4 थे और कॉलम 3 थे, मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया, ये ऑर्डर है, नहीं नहीं, ऑर्डर यही है, यही तक है बस, इसका आगे सॉल्व नहीं करना है। वो तो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो समझाऊंगा, फिक्र मत करो, वो सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो आगे की बात है। तो यहाँ पर समझते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझते हैं ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, अब आप बोलेंगे उसमें 1 2 3 4 5 6, सर ये एलिमेंट्स है उसमें, ठीक है, एलिमेंट्स मिल गए। तो यदि मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ रो एंडो नंबर ऑफ कॉलम होता है। नंबर ऑफ रो कितनी ये बता दीजिए मुझे, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ रो है 1 एंड 2, दो रो है, तो यहां पर 2 आ जाएगा, इनटू सर फिर होता है कॉलम, कॉलम कितनी है 1 2 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑर्डर क्या हुआ 2/3 या फिर 2 × 3, आया समझ में, 2/3। अब सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने बताए थे, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इसके, इसका जो ऑर्डर है ना उसको सॉल्व कर लो। ऑर्डर क्या है आपके पास सर 2/3, सर ये कुछ मल्टीप्लिकेशन जैसा लग रहा है, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन ही है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 6। चेक करो कितने एलिमेंट्स है, कितनी एंट्रीज है, सर 1 है 2 है 3 है 4 5 6, टोटल 6 एंट्रीज है या फिर 6 एलिमेंट्स है, आ गया 6। ये ऑर्डर क्या बताया जाता है कि कितनी उसकी कैपेसिटी, अब आया समझ में, कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी इन द सेंस ये नहीं कि उसमें ये 5 को नहीं लिखेंगे हम, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे रैम के साथ क्या होता है कि 4 GB की रैम है, आप अपने लैपटॉप में क्रोम यूज कर रहे हो, जनरली 1 या 1.5 GB यूज करता है, तो बाकी स्पेस बच जाएगा, काम चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो। कैपेसिटी इन द सेंस मतलब पूरा फुल लोडेड वो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या था 5 था, तो ये होना चाहिए, आप 5 को हटा नहीं सकते वाले स्पेस से, है ना, समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए इस चीज को, ये पहले भी आई थी, अब इसको फिर से समझाने की आपको कोशिश करता हूं मैं। एक मैट्रिक्स ए है, हाँ सर मैट्रिक्स ए दिख रहा है, कैपिटल ए में लिखा हुआ है, उसका जो ऑर्डर है वो है m/n। सर m/n से हम इतना तो समझ गए, m रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, n कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर m रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को। कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। आया आपको समझ में, m जो रहेगा वो नंबर ऑफ रोज को एंड नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर गिन लेते हैं कितनी रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो अप टू नीचे तक जा रही है सर। ये तो देखो यहां ध्यान देना, फर्स्ट रो, तो यहां पर क्या आया, सबसे पहले प्लेस पे 1 1 है ना, सिर्फ 1 को देखो, पहले वाले में क्या लिखा है 1 फर्स्ट प्लेस पे। यहां पर क्या आया सर सेकंड, यहां थर्ड में क्या आएगा A31, फिर A41, फिर A51, अप टू फर्स्ट जो प्लेस था वो बढ़ते जा रहा है, कहां तक गया M तक। तो ये M कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी रो है, M रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू M रो, तो यहां पर आ गया M। कॉलम कितनी है, तो आप बोलोगे सर कॉलम मतलब 1 2 3, लेकिन सर एक चीज यदि हम देखें तो हमें कोई कुछ दिख रहा है, वही है कि जो सेकंड प्लेस पे जो नंबर लिखा है वो यहाँ 1 था, सेकंड वाले में वो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 5 6 7 और लास्ट में वो n हो गया सर। इसका मतलब तो इसमें n रो हो गई, हाँ बिल्कुल n रो, ठीक है। जो जो लास्ट वाला रहता है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं इसकी बात करूं, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पे देंगे। यदि मैं सिर्फ इसकी बात करूं AM1, इसको रीड कैसे करते हैं AM1, तो आप बोलोगे सर जो हमने ऑर्डर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में रो आता है, सेकंड में कॉलम आता है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दे क्या, हाँ बिल्कुल लगा दीजिए। ये रो बन गया, रो नंबर, और ये क्या बन गया, कॉलम नंबर।
एन क्या बन गया सर, रो नंबर बन गया, एन क्या बन गया, कॉलम नंबर बन गया, बना कि नहीं बना? तो आप इसका एड्रेस कैसे बताओगे? एड्रेस मतलब ये एलिमेंट्स की पोजीशन कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ये जो एलिमेंट्स है वो एम रो और कौन से कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम में, मतलब फर्स्ट कॉलम में एम रो में आएगा वो, फर्स्ट कॉलम में एम रो ये रही। आया समझ में? अगर मैं पूछूं ये वाले का, तो आप बोलोगे सर ए 1 3 है, 1 मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो मतलब इस रो की बात हो रही है। और लास्ट में क्या है, 3 है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम मतलब 1 2 3, यहां पर क्रॉस कहां मिला, यहां मिला, तो ये पोजीशन हो जाएगी इस एलिमेंट्स की। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, चीजें आसानी थी है ना, और इतनी चीजें आपको पता भी होंगी। आगे बढ़ते हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कुछ और चीजें हम देखेंगे अभी। क्या बोला गया है, वी शैल फॉलो द नोटेशन नेमली कैपिटल ए इज इक्वल टू, आपको गिवन है यहां पर एक रेक्टेंगुलर एरे है, ए गिवन है और सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है आई इंटू जे, आई जे के जो है वो स्मॉल में है और बाहर ऑर्डर क्या है, एम बाय एन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। क्वेश्चन इसी आएगा भैया, ऐसा लिख के खत्म। वहां ढूंढोगे मैट्रिक्स कहाँ है, तो वो ये मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ए सबस्क्रिप्ट में आई जे, सर ये सबस्क्रिप्ट में आई जे क्या है, इधर वापस आओ, 1 1 1 2 1 3 2 3 एम एन एम 3 M2, यही आई जे है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए ऑफ आई जे से, तो आई की वैल्यू क्या है सर 1, जे की वैल्यू क्या है 2। वो आगे आएगा, रुको फिक्र मत करो, ए ऑफ आई जे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उससे मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, है ना, कैसे उस क्वेश्चन उसमें को कैसे उससे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना, फिक्र मत करिए। और फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है आपका, कमेंट सेक्शन में बेझिझक हमसे पूछ लेना, हमारी टीम उसका रिप्लाई करेगी। आपको इतना समझ में आ गया, हाँ सर ये जो कैपिटल ए इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर में ए सबस्क्रिप्ट में आई जे हमें गिवन है और यहाँ पर ऑर्डर m बाय एन है, तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय एन, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय एन। आगे बढ़ते हम, वी शैल कंसिडर ओनली दोस मैट्रिसेस whose elements are real numbers, are function taking real values। हम वही मैट्रिसेस को अभी यहाँ पर इस चैप्टर में, क्लास 12 के इस चैप्टर में कवर करेंगे, जिसमें रियल नंबर गिवन हो या फिर नंबर के साथ फंक्शन गिवन हो। समझ में आपको, रियल नंबर गिवन हो या फिर फंक्शन गिवन हो या फिर फंक्शन के साथ नंबर गिवन हो, इस तरीके की जो मैट्रिसेस बनने वाली है, सिर्फ उसी को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि क्लास 12 के हिसाब से सारी चीजें कवर की जा रही है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास एक एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल में क्या बोला गया आपको, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स। मैन एंड वुमेन वर्कर्स की से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको एक टेबल के फॉर्म में दे दी गई है। इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में जो मैन एंड वुमेन वर्कर्स है उनसे रिलेटेड जो जानकारी है, यहाँ पर कितने मेन्स एंड कितने वुमेन्स वर्कर 1 2 एंड 3 फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनका आपको डिटेल दे दिया गया है एक टेबल के फॉर्म में। रिप्रेजेंट, आपको रिप्रेजेंट करना है अबो इन्फॉर्मेशन, इस गिवन इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिसेस। देखो उन्होंने खुद बोल दिया, वैसे तो वैसे उसको बोलने की जरूरत नहीं थी, अगर वो बोल देता ना रिप्रेजेंट अबो द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस तो भी हम कर देते, लेकिन उन्होंने बोला है 3/2। क्या बोला है, 3/2। तो रो कितनी आएंगे भैया और कॉलम कितने आएंगे, आप बोलोगे सर फर्स्ट एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करता है तो रो आ जाएंगे 3, कॉलम आ जाएंगे 2, क्या आ जाएंगे, कॉलम आ जाएंगे 2। अगर देखो पूरा ध्यान दो, अगर मैं बोल दूं कि सिर्फ भूल जाओ 3/2 बोला गया, यहां तक पढ़ो, रिप्रेजेंट दी अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आप क्या बोलोगे, सर बहुत आसान है मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना, ऐसा रेक्टेंगुलर एरिया बनाओ, हाँ बना लिया, ये कॉलम 1 को उठाया, कॉलम 1 की जगह पुट कर दिया, कॉलम 2 को उठाया, कॉलम 2 की जगह पुट कर दिया। कब, जब ये ऑर्डर नहीं दिया गया। लेकिन यदि मैं इसको, सर ये इसका ऑर्डर से क्या लेना देना है, चलो उसका ऑर्डर मुझे बताओ क्या होगा। आप बोलो सर ऑर्डर तो बहुत आसान है, रो इनटू कॉलम होता है, रो हमारे पास 1 2 3 है, कॉलम 2 है, तो 3/2 हो गया। क्या हो गया, 3/2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर ये तो हो गया। अब उन्होंने ऑलरेडी आपको ऑर्डर देके रखा है, ऑर्डर देके रखा मतलब उन्होंने पहले आपको ऑर्डर बता दिया, आपको ऑर्डर निकालने की जरूरत ही नहीं थी।
लेकिन फिर भी यदि वो ऑर्डर नहीं देता और सीधे बोल देता रिप्रेजेंट अबाउट द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तब आप डायरेक्ट कर देते। अभी यहाँ पर क्या बोला है, थर्ड रो, सॉरी 3 रो एंड 2 कॉलम, तो 3 रो बन रही है सर, 1 2 3 बन गई, और 2 कॉलम भी बन रहे 1 2। आसान था सर ये तो। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। What does the entry in the third row, देखिए पढ़िए क्या बोला गया, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन सी एंट्री वहां पर लिखी हुई है। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, थर्ड रो सेकंड कॉलम की बात हो रही है ना, तो सीधे सीधे थर्ड रो पहुंच जाते हैं। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, हम थर्ड रो में आ गए। उन्होंने बोला है थर्ड रो का सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा, ये 26 लिखा है, तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 26, और फर्स्ट वाले का आंसर तो मैंने वहां पर लिख दिया है। समझ में आया कितना आसान था। आसान क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के 1 या 2 नंबर में, आप आसानी से कर सकते हो उनको, और कुछ और क्वेश्चन आएंगे ना, उनको भी हम करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि ए सबस्क्रिप्ट आईजे के फॉर्म में गिवन है, और मैं आपको यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म करना सिखाऊंगा कि यदि ऐसा दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए ऑफ आईजे। क्या, ए ऑफ आईजे इज इक्वल टू हाफ मॉड आई माइनस 3 टाइम्स ऑफ जे। ये आपको गिवन है, ये फॉर्मूला गिवन है, देन आपको 3/2 का एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है। क्या करोगे जल्दी बताओ, कुछ अगर सोच सकते हो कि सर हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर अप्रोच करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्या कर सकते हो जल्दी बताओ, कुछ सोचो। ठीक है, कोई बात नहीं, बोर्ड की तरफ ध्यान दो। देखो मैं करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर पढ़ो, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स, बस 3/2 मैट्रिक्स चाहिए ना उसको। हाँ सर 3/2 मैट्रिक्स चाहिए, तो मतलब 3 मतलब 3 रो, तो 3 रो 1 2 3, सर ये 3 रो, 2 मतलब 2 कॉलम, तो ये एक कॉलम यहाँ बनेगा, दूसरा कॉलम यहाँ बनेगा, बस ये बन गया रेक्टेंगुलर, इसमें आने वाले हैं एलिमेंट्स। अब हमने तो सर कहीं पढ़ा था ए इज इक्वल टू होता है ए आई जे एम इंटू एन, यही होता है ना। हाँ सर, ये ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, और उनने क्या बोला, ऑर्डर क्या है 3/2, तो इस ऑर्डर की जगह मैं क्या लिखूंगा 3/2। सर ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने रेक्टेंगुलर एरे तो बना लिया 3/2, थर्ड रो मतलब 3 रो एंड 2 कॉलम रहेंगे, हमने बना लिया 3 रो 2 कॉलम, 2 कॉलम मतलब एक कॉलम में 2 एंट्री, सॉरी एक रो में दो एंट्री, एक रो में 2 एंट्री, देखो ना 3 इंटू 2, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे सर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा 6 के इक्वल, 6 एंट्री होंगी, 1 2 3 4 5 6, हो गए 6 एंट्री। बस यहाँ पर हमको एंट्री पुट करना है। क्या करना है, एंट्री पुट करना है हमें। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे जल्दी बताइए। सर ये जो वाला फॉर्मूला था वो तो हमें गिवन है, वहां पर क्या गिवन है, ए ऑफ आई जे की वैल्यू हमें गिवन है। क्या गिवन है ए ऑफ आई जे की वैल्यू, सर हाफ मॉड आई माइनस 3 टाइम्स ऑफ जे, ये हमें गिवन है। ठीक है भाई, ये गिवन है। अब एक बात बताइए, ए ऑफ आई जे यहां लिख सकता हूं, हाँ सर सब जगह आप लिख सकते हो ए ऑफ आई जे, ए ऑफ आई जे। तो मुझे बताओ यहां पर ये कौन सा एलिमेंट, आप बोलोगे सर ये तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो चीजों को पकड़ना आप है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्यों सर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो क्यों नहीं बोल सकते, भाई ऑर्डर के हिसाब से रो इंटू कॉलम होता है ना, हाँ सर रो इंटू कॉलम होता है, तो यहां पर भी आप रो फर्स्ट कॉलम का क्रॉस कहां बना सर, यहां बना, तो यहां पर ये एलिमेंट्स आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आई क्या है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे क्या है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो मतलब आई की वैल्यू 1, और फर्स्ट कॉलम मतलब जे की वैल्यू 1 1, तो ए 1 1 यहां आएगा सर। आया समझ में, आई होप इतना आ गया होगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कहाँ आएगी, आप बोलोगे सर फर्स्ट रो तो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, क्रॉस यहां बन रहा है, तो यहां पर एलिमेंट्स आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट मतलब 1 1 मतलब आई, तो यहां पर आ गया आई की जगह 1, सेकंड कॉलम मतलब जे की वैल्यू 2, तो यहां पर आ जाएगा जे की वैल्यू 2, तो ए ऑफ ए सबस्क्रिप्ट 1 2 यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए सबस्क्रिप्ट 1 2 यहां पर आ जाएगा। इतना समझ में आया।
आसान था ना। अब तो आप पैटर्न पकड़ लोगे। सर पैटर्न कैसे पकड़ेंगे हम? देखो समझाता हूँ, आगे बार बार इसी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। A11 A12 क्या चेंज हुआ भैया? सर यहाँ पर यदि हम देखें तो ये थी रो 1, मैं रो 1 लिख रहा हूँ, है ना। रो 1 मतलब 1 1 1 2 में यदि हम देखें तो फर्स्ट प्लेस जो है वो 1 रहना चाहिए, क्योंकि ये जो आई है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और रो 1 मतलब आई की वैल्यू 1 फिक्स हो गई। यहाँ पर देखो आया यहाँ पर 1, पहले प्लेस पे 1 आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। अब यदि मैं यहाँ पर बोलूँ ए ऑफ क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ए ऑफ, इसको हम फिर से लिखते हैं ना थोड़ा सा, यही था। यहां पर क्या आएगा सर? ये सेकंड रो है, सेकंड रो है, तो यहाँ पर ये जो आई है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, तो आई की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। हाँ, इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो हमें नहीं पता, वो हम लिखेंगे भी, ठीक है। सेकंड रो, ठीक है सर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्रॉस यहां मिला, फर्स्ट कॉलम मतलब जे की वैल्यू क्या आएंगी? यहाँ पर 1 आएंगी, तो यहाँ पर आ गया 1। आया समझ में? हाँ सर आ गया। सर यहाँ क्या आएगा वही बता दीजिए एक बार। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहां क्रॉस मिला, सेकंड कॉलम, तो जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, तो जे की वैल्यू क्या आ जाएंगे सर? 2 के इक्वल हो जाएंगी, तो यहां पर आ गया 2। आया समझ में? चीजें आसान थी सर। यहाँ तो एक पैटर्न बन गया। ये कौन सा पैटर्न बना सर? A11 12 1 फिक्स था, सेकंड वाली प्लेस चेंज हो गया। यहाँ पर A21 A22, यहाँ पर क्या आएगा सर? A31 A32, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। आसान था कि नहीं था? सर ये तो हमने लिख लिया, लेकिन इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे? हमें तो मैट्रिक्स चाहिए, वो भी इस फॉर्मूले की मदद से। भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको ये वाला एलिमेंट चाहिए ना, A11? हाँ सर A11 चाहिए, यहाँ लिख दीजिए A11। लिखा आपने? हाँ सर लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर आई जे, मैंने ए एज इट इज लिखा, आई जे की जगह क्या लिखा? 1 1 लिखा, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 1, जे की वैल्यू क्या हो गई? 1। पुट कर दो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 1, बस इतना सा करना था। क्या मिलेगा आपको सर? A11 इज इक्वल टू हाफ 1 माइनस 3, A11 इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में आ जाएगा -2, और जो मॉड रहता है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पर आएगा 2, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला आपको? 1 मिला। तो A11 क्या मिला आपको? 1 मिला, तो यहाँ पर आ गया 1। समझ में आया? देखो चीजें आसान हो रही कि नहीं हो रही है? फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फाइंड करेंगे। सर वो तो बहुत आसान है। अब कैसे? देखिए फॉर्मूला आपको क्या गिवन था? ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू हाफ 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, सॉरी आई माइनस 3 टाइम्स ऑफ जे, आई थिंक यही था, आई माइनस 3 टाइम्स ऑफ जे हाफ। अब बताइए मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए? तो आप बोलोगे सर हमें चाहिए 12, A12, तो यहाँ पर आ जाएगा A12 हाफ। अब बताइए आई की जगह क्या है सर? 1, तो यहाँ पर आई की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ जे, जे की प्लेस में यहाँ पर क्या लिखा मैंने सर? 2 लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। सो A12 इज इक्वल टू हाफ इन मॉड 1 माइनस 6, A12 इज इक्वल टू हाफ, क्या मिलेगा आपको सर? -5 मिलेगा, और जो मॉड रहता है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव वैल्यू को उसको पॉजिटिव ही रखता है, तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, तो हाफ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, सो 5 डिवाइडेड बाय 2 मिल गया। तो यहां पर क्या आएगा? 5 डिवाइडेड बाय 2। A21 निकाल सकते हो सर? वो तो बहुत आसान है A21 निकालना। तो अब तो हमने पैटर्न पकड़ लिया एक, तो A21 तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या करोगे सर? यदि हम फॉर्मूले से मैच करें तो ए ऑफ आई जे, ए ऑफ 21, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो जो फॉर्मूला है आई की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 2, जे की वैल्यू 1, पुट कर दीजिए। मॉड -1 क्या मिलेगा? 1, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइड बाय 2 से, तो 1 डिवाइड बाय 2 ही मिल जाएगा। ए ऑफ 21 इज इक्वल टू मिला आपको हाफ,
ए ऑफ 2 1 इज इक्वल टू क्या मिला आपको, हाफ। अब सर ए ऑफ 2 2 मतलब ए सबस्क्रिप्ट में 2 2 हम फाइंड करेंगे, तो ए आई जे, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है, पुट कर दीजिए यहां पर हाफ। आई की वैल्यू कितनी है 2, जे की वैल्यू 2, हाफ 2 माइनस 6, हाफ 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा सर, -4 के इक्वल होगा, हाफ -4 जब मोड ओपन होगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल, तो यहाँ पर मिल गया आपको 2, ए ऑफ 2 2 क्या मिला, 2 मिल गया आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ए ऑफ 3 1 कैसे फाइंड करोगे आप, सर कुछ नहीं, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है, हाफ आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, माइनस 3 टाइम्स ऑफ जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आप 1 पुट कर दीजिए, ठीक है, 1 पुट कर दीजिए। एक मिनट चेक करने दीजिए सारी वैल्यू हमने सही पुट करेंगे करें, क्योंकि वहां पर 0 बन रहा है। ए ऑफ 3 1 हम निकाल रहे हैं, आई की वैल्यू सर 3 आ जाएंगी, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 3 आ गई, और जे की वैल्यू 1 आ जाएंगी, तो जे की वैल्यू 1 पुट कर दी, हाँ सही है। 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, मॉड 0, और मॉड 0 भी सर 0 ही होता है, तो पूरी की पूरी वैल्यू हमें 0 मिल गई है, तो ए ऑफ 3 1 हमें मिल गया 0। ए ऑफ 3 1 कहाँ है सर, ये रहा ए ऑफ 3 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। अब फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है ए ऑफ 3 2 की, आसान है कि नहीं भाई, फॉर्मूले बस वैल्यू पुट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए ऑफ 3 2 क्या हो जाएंगी ये सर, आई की वैल्यू आ जाएंगी 3, और जे की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2, पुट कर दो, आई की वैल्यू 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2, हाफ 3 माइनस 6, हाफ -4, तो ये हाफ इंटू 4 हो जाएगा, जो कि 2 के इक्वल होगा, तो ए ऑफ 3 2 क्या मिला आपको, 2 के इक्वल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। आया समझ में, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। इसका ऑर्डर क्या होगा सर, नंबर ऑफ रो इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रो 1 2 3 है, कॉलम 2 है, तो 3/2, ये इसका ऑर्डर होगा। आसान थी भाई चीजें, थी कि नहीं थी, आसान था, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना था, और कुछ नहीं, ये 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, 2 या 3 नंबर में। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना, आसान चीजें थी, आसान कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको मैट्राइसेस समझा दिया, कैसे मैट्राइसेस फॉर्म करते हैं, मैट्राइसेस का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, मैट्राइस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया, लगभग सारी चीजें मैंने सिखा दिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, मतलब मैट्राइसेस कितने टाइप के होते, ठीक है, मतलब इनके अलग अलग टाइप होते हैं एक्चुअली, क्वेश्चन में ये कीवर्ड यूज किया जाएगा, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सारे जितने भी मैट्रिक्स जो क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक में है, वो मैं आपको यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ, ताकि क्वेश्चन में आपको ऐसी दिक्कत ना हो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, देखिए कॉलम मैट्रिक्स में क्या बोला गया आपको, कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, यदि एक मैट्रिक्स के पास ओनली वन कॉलम है, तो आप क्या बोलोगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। सर ये तो बहुत आसान है, वैसे कॉलम ही तो लिखना है, हाँ बिल्कुल लिखना है, तो सर यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल होंगे बताइए, आप बोलोगे सर 2 3, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि एक ही तो कॉलम है, ठीक है भाई, 1 2 3, सर ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं उस कॉलम में, लेकिन है तो कॉलम ही ना, हाँ बिल्कुल है। सर ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। सर ऐसे तो यदि हम बात करें 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स की, सर ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि एक ही कॉलम भी है। सर एक और माइंड में क्वेश्चन ढूंढ रहा है, घूम रहा है, क्या ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, सिर्फ एक ही एलिमेंट, हाँ बिल्कुल है, कॉलम मैट्रिक्स है भाई ये तो, ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछे इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ रो 1 2 3, 3 रो है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 1 है, आप बोलोगे 3 × 1। इसका ऑर्डर बता दीजिए मुझे, सर इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, कॉलम 1 है, 2 × 1। इसका ऑर्डर बताइए, सर इसमें एक ही रो, मतलब एक रो ऐसी और एक कॉलम ऐसा है, तो 1/1। आपको समझ में आया ये 1/1 है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो ना, चीजें आसान है बेटा, है ना सबके सब।
ठीक है। नहीं, एक चीज़ रह गई थी हमारी कॉलम मैट्रिक्स पढ़ के हम डायरेक्ट आगे बढ़ रहे थे, रो मैट्रिक्स से रह गया है। रो मैट्रिक्स भी कवर करते हैं। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। नाम से पता चल रहा है, कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिर्फ कॉलम हो, वो भी सिर्फ एक। रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ रो हो, वो भी कितनी, सिर्फ एक। इट हैज़ ओनली वन रो। अब बताओ मुझे कुछ इसके एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहे हैं क्या? भाई मेरे माइंड में तो कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं, वो जो है वो ये है कि 1 2 3। हाँ, ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं 1 2 3 ले रहा हूँ बार-बार, तो ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, 14 16 79 स्क्वायर रूट 42, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 मैंने लिख दिया। ये कॉलम मैट्रिक्स है कि रो मैट्रिक्स है? नहीं सर, रो मैट्रिक्स नहीं है, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें तो 3 कॉलम है और कॉलम मैट्रिक्स हमने पढ़ा था सिर्फ 1 कॉलम होते हैं। सर ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ एक ही रो है इसमें। क्या है? सिर्फ एक रो है, तो ये बन गया हमारा रो मैट्रिक्स। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या ये क्या है? सर ये भी रो मैट्रिक्स ही है क्योंकि सिर्फ एक ही रो है इसमें। सिर्फ एक ही रो, कॉलम कितने हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, रो एक ही है। 14 16 1 2 अप टू लेके एन एलिमेंट्स, वो एन कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें। क्या ये रो मैट्रिक्स है? हाँ सर ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ एक ही रो है। अब मुझे इसका ऑर्डर बता दीजिए। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम रहता है ऑर्डर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी है? 1। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी है? सर 1 है। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिनते हैं ना कॉलम। कितनी आपको पहले लाइन मिल रही है? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ऐसे इसका भी आप लिख सकते हो। नंबर ऑफ रो कितनी है? सर नंबर ऑफ रो जो है वो है, कितनी रो है? 1 रो, 1 रो। नंबर ऑफ कॉलम कितने? सर यदि 1 से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 अप टू n, और ये 2 और है मतलब n प्लस 2, तो यहाँ पर आएगा n प्लस 2। आया समझ में? ऐसे ऑर्डर फाइंड करना है आपको। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन भी इस पे जो आएंगे ना वो भी आसान ही रहेंगे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमको मिलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? कुछ सोच के देखो, जैसे कॉलम मैट्रिक्स में जुड़ रहा था नाम, कॉलम ही होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक कॉलम हमने लिख दिया। अगर आपसे बोलूँ रो मैट्रिक्स, तो उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट जुड़ रहा था कि सिर्फ रो होनी चाहिए, वो भी सिर्फ एक, वो भी समझ में आ गया। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का लफड़ा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स सर कुछ ऐसा तो नहीं स्क्वायर बन रहा हो? भाई बन सकता है। अगर स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर में क्या होता था? सर स्क्वायर में जो लेंथ और ब्रेथ रहती है ना, मतलब बेस और जो हाइट रहती है उसकी, है ना, वो सेम रहती है ना, सेम रहती है। सेम रहती मतलब क्या सर? इसमें भी ऑर्डर जो रहेंगे, रो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे क्या? क्योंकि अगर वो सेम रहेंगे तभी तो स्क्वायर जैसा कुछ दिख पाएगा हमें मैट्रिक्स, वरना वो रो दिखेगा, कभी कॉलम दिखेगा, कभी रेक्टेंगुलर दिखेगा। स्क्वायर के लिए तो शायद ऐसे कुछ होना चाहिए कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। चलो देखते हैं, जो हमने लॉजिक लगाया क्या पता वो काम कर जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यही तो हम सोच रहे थे। देखो जो चीज हमने सोची बन गई कि नहीं बन गई? तो ना मैथमेटिक्स में जब भी आपको ऐसे वर्ड दिखाई दे, कीवर्ड दिखाई दे ना, टर्मोलॉजी दिखाई दे, तो खुद के माइंड में थोड़ा सा सोच के देखो, क्या ऐसा, क्या ये बोलना चाहते हैं वो लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर शायद क्यों बोल रहे हैं? क्या स्क्वायर की कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है क्या? अप्लाई हो रही है तो शायद ये स्क्वायर की जो जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करके देखो, कि इस प्रॉपर्टी को उसमें ढूंढने की कोशिश करो, देखो मिल गए। क्या बोला है? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। हम स्क्वायर, एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाएगा। क्या आएगा? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाएगा, मतलब m इज इक्वल टू n हो जाएगा, बस खत्म बात। Thus m by n मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n। यही चीज तो हम बोल रहे थे। स्क्वायर कब बनेगा? स्क्वायर कब बनेगा? सर स्क्वायर यदि हम देखें तो ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, इसकी जो ईच एज है उसकी जो लेंथ है वो सेम है, तो लेंथ सेम है, ईच एज की लेंथ, तो यहाँ पर ईच साइड की लेंथ यदि सेम है तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा, ये साइड और ये साइड की लेंथ सेम होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देंगे, तो जो ऑर्डर रहता है m बाई n होता है, तो उसमें जो m क्या होना चाहिए? n के इक्वल होना चाहिए, हमने वहां पर लिख दिया m इज इक्वल टू n। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्या कहलाएगा? देखो m इजिकल टू n है ना, हाँ सर m इजिकल टू n है, तो यदि कोई मैट्रिक्स है,
मान लो ये रहा, इसका ऑर्डर m/n है, और यदि मैं बोल दूं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो तुम क्या बोलोगे? सर यहाँ इसको फिर से लिखिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m n के इक्वल है, तो जो m है उसकी जगह n आ जाएगा, n into n। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाएगा? इसका ऑर्डर बन जाएगा n। क्या बनेगा? सिर्फ n बोल दो। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? n/n होगा। पूरा बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो सामने वाला समझ जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम हो, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती है, तो रो इंटू कॉलम, ऑर्डर क्या बोला? n, तो n इंटू n। अगर ऑर्डर बोल दिया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑर्डर b, अगर ऐसा बोल दिया, या फिर सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑर्डर m बोल दिया, मतलब उस स्क्वायर मैट्रिक्स b का ऑर्डर क्या हो जाएगा? m/m। आया समझ में? चीजें आसान है। देखिए यहाँ पर एक आपके पास एक एग्जांपल है, एक ए मैट्रिक्स आपको दे दिया गया, इसमें कुछ एलिमेंट्स और एंट्रीज आपके पास है। अब मैं यदि आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, रो गिनना है हमें, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो हमने गिन ली, कॉलम गिनना है हमें, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। रो कितनी है सर? 3। कॉलम कितने? 3। देखो m = n मिला कि नहीं मिला आपको? दोनों इक्वल मिले ना, तो 3/3 हो गया। देन द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए आर 1 4 6। यदि मैं इसके डायगोनल के एलिमेंट्स पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर ये यदि स्क्वायर हम बना ले ऐसा कुछ, तो उसके डायगोनल तो ये होती है, तो यदि ये भी स्क्वायर बन रहा है तो इसके डायगोनल तो ये होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए डायगोनल। डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं? सर 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। देखो वही लिखे हुए 1 4 6 मिले कि नहीं मिले आपको? तो यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास कोई जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है उसका डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करिए, तो एक डायगोनल बनाइए और जो एलिमेंट्स वहां पर उस डायगोनल पर लाई कर रहे हैं उसे लिख दीजिए, बस खत्म। इतना सा आपको करना है। अब डायगोनल की बात होगी तो डायगोनल मैट्रिक्स भी आ गया। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, सर डायगोनल से तो कुछ समझ नहीं पा रहे हम, लेकिन शायद लॉजिक यदि लगाए तो शायद डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ ऐसा यूनिक होगा जो डायगोनल पे ही लाया करेगा शायद, तभी तो डायगोनल बन रहा होगा। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ईच साइड की लेंथ सेम होनी चाहिए, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो होंगे, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम होगी। और डायगोनल मैट्रिक्स में यदि हम कुछ कॉन्सेप्ट जोड़ने की कोशिश करें तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल को सर वो फोकस कर रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कुछ ना कुछ डायगोनल पे होने वाला है बस। अब देखते क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स बी, अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स बी बोला उसने, क्या मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, जरूरी नहीं रेक्टेंगल की बात ही नहीं करेगा वो आपसे, ठीक है? क्यों नहीं करेगा वो बताऊंगा मैं, और उसने क्यों बोला आपको स्क्वायर मैट्रिक्स वो भी आपको मैं बताऊंगा। स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू गिवन है, बी सबस्क्रिप्ट आई जे ऑर्डर m/n इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सर पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स हमको समझ में आ गया, ये नॉन डायगोनल क्या होते हैं पहले वो समझा दीजिए, फिर ये जो लिखा है उसको समझेंगे हम। 1 4 6 3 2 1 0 -1 2। मान लीजिए ये कोई एक मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है ए, है ना? पूरा ध्यान बोर्ड पे रखेंगे। अब यदि मैं पूछा आपसे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर पहली बात तो ये डायगोनल एलिमेंट्स तब फाइंड होगा जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसके ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, 3 इंटू 3 हो गया। डायगोनल कुछ नहीं सर, यहां से डायगोनल बना दीजिए, ये बन गई डायगोनल। क्या बन गई? डायगोनल। डायगोनल बन गई है। आप इसको क्या बोल सकते हो? ये जो डायगोनल पे एलिमेंट लाया कर उसको क्या बोलोगे आप? डायगोनल एलिमेंट्स। ये आ गए। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है वो क्या होंगे? मतलब जो डायगोनल पे नहीं हो। सर ऐसे तो सर हमको आसानी से दिख जाएगा, ये एक तो ये रहा और एक ये रहा। यही है क्या सर? हाँ बिल्कुल यही है। ये क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख गए और ये आपको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख गए। समझ में आया आपको? आसान था ना? ठीक है। हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स वाला कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों लिया, आप पीछे वापस जाओ स्क्वायर मैट्रिक्स में, चलो मैं ले चलता हूँ। ये रहा स्क्वायर मैट्रिक्स।
द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेंगे। सर कैसे? डायगोनल तो सर रेक्टेंगुलर में मिल जाता है, तो रेक्टेंगुलर यदि मैट्रिक्स बना दूं तो उसमें डायगोनल नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यही समझा देता हूं मैं। कैसे? देखो, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सर स्क्वायर मैट्रिक्स में तो ऑर्डर सेम होता है, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा मन कर रहा, हम डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। डायगोनल एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं? इस तरीके से एक डायगोनल बनाना है कि आपको एलिमेंट डायगोनल वाले एलिमेंट्स मिल जाए। तो यदि मैं यहाँ से एक डायगोनल बनाऊं, कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? समझ में आ रहा कुछ? नहीं सर समझ में नहीं आ रहा। 1 2 7 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है, ये हो ही नहीं पा रहा। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में जब भी आप डायगोनल बनाओगे, एलिमेंट्स को वो कट करेगा बीच में से, लेकिन यहाँ पर बीच में से कट नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम डायगोनल नहीं फाइंड कर पाएंगे। इसलिए वहां पर जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात हुई आपके सामने, तो उन्होंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स। ये नहीं बोला कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स चलेगा, नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए, क्योंकि उसी में डायगोनल बन पाएगा और वो डायगोनल डायगोनल वाले एलिमेंट्स को बीच में से इंटरसेक्ट करेगा, इस तरीके से कट करेगा। यहाँ दिख रहा है 1 भी कट हो रहा है बीच में से, 4 और 6 तीनों को ये कट कर रहा है, और यहाँ पर कट नहीं हो पा रहे, कुछ एलिमेंट्स हो रहे कुछ नहीं हो रहे। ये देखो यहाँ पर डायगोनल वाले एलिमेंट प्रॉपर कट हो रहे हैं, वहाँ प्रॉपर कट लग ही नहीं पा रहा है। इसलिए वहाँ पर हम जो दूसरे मैट्रिक्स रहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा, वहाँ पर हम डायगोनल एलिमेंट नहीं फाइंड कर सकते। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। इतना है समझ में? देखिए उन्होंने क्या बोला, डायगोनल मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये तो फॉर्मूला दे दिया। जरूरी क्या बी होगा? नहीं भैया, बी नहीं होगा, ए भी हो सकता है। क्यों? ए कब बनेगा डायगोनल एलिमेंट्स? जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। सर इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 नहीं है, अब क्या करें? बना दो इसको, कैपिटल एम नाम दे दो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 2 2 है सर। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 4 6 1 है, इसकी जगह 0 0 0 पुट कर दो। 3 0 -1 है, तो यहाँ पर 0 0 0 पुट कर दो। सर इसका नाम तो ए था, आपने एम लिख दिया। अरे भैया चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जब जब प्रॉपर्टी चेंज हो गई, एलिमेंट चेंज हो गए, ऑपरेशन करके कुछ ना कुछ चेंज किया होगा हमने, हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेशन कैसे लगाते, तो नाम भी चेंज करेंगे हम। वरना मैं यहाँ पर यदि ए लिख देता तो आप बोलते सर ये कैसे हो गया, ये यूनिक नाम ही नहीं बचा इसका। ए मैट्रिक्स ये भी है, मैट्रिक्स वो भी है, ये तो वही वाले बात हो गई ना, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 5। सर कैसे हो सकता है एक ही बार में एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 5? यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर यूनिक नाम होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या करा, इसको नया नाम दिया, कैपिटल एम। आया आपको समझ में? डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? सर डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाते हैं। और यदि पीछे जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो रहती है उसमें क्या रहता है कि जो ऑर्डर रहता है उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती है, एम इज इक्वल टू एन होता है। फिर पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो होती है, एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं उस रो में। और कॉलम मैट्रिक्स में यदि हम जाए तो सर कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक होती है, उस कॉलम में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। देखिए आपको सीक्वेंस में ही याद करना होगा। अगर आप ऐसे याद कर लोगे, चलो भैया हम पहले स्क्वायर मैट्रिक्स याद कर लेते, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर स्केलर डायगोनल को बाद में याद कर लेंगे उसकी प्रॉपर्टी, नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला। आपको सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि ये सब चीजें जुड़ी हुई है। देखो डायगोनल पढ़ा है मैंने, फिर स्केलर पर आया, स्केलर में डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आ गई। उन्होंने क्या बोला? आ डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपके माइंड में जाना चाहिए सर डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होंगे, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। बस इतनी लाइन आपने जैसे ही पढ़ी आप बना लो। सर ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1 4 3, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। ये हो गया। फिर आगे और बढ़ते हैं, अभी अभी स्केलर मैट्रिक्स नहीं बना, हमने जो बोला था ना आ डायगोनल मैट्रिक्स, तो हमने बना लिया एक ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब? कंडीशन लगने वाली अब, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यदि इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो। यहां पर क्या है सर? 1 4 3, क्या इक्वल है? नहीं सर इक्वल नहीं है। अब क्या करें भाई? इक्वल करना पड़ेगा। सर इक्वल क्या क्या पुट करें? कुछ भी पुट करो लेकिन इक्वल होना चाहिए।
तो मान लो 1 1 पुट कर देता हूं मैं डायगोनल की जगह, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। अभी एक नया मैट्रिक्स बना, उसका नाम दे दिया मैंने कैपिटल एम। अभी ये चेंज होकर ऐसा कैसे बना वो हम आप ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। आया आपको समझ में? चीजें आसान है ना भाई, है कि नहीं है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं सर? इक्वल होते हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स ही प्रेजेंट होते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है सर? उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती है। रो मैट्रिक्स क्या होता है फिर बताइए मुझे सर? नो, रो मैट्रिक्स में क्या होता है? सिर्फ रो प्रेजेंट होती है, कॉलम नहीं, मतलब सिर्फ एक रो प्रेजेंट होती है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है सर? सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट होंगी बस। देखो बार बार आपको मैं बोल बोल के रिकॉल करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ, ताकि आज ही वीडियो लेक्चर जो हमारा खत्म होने वाला है उसके पहले पहले मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सारी प्रॉपर्टी आपको याद हो जाए। बाद में आप अपना रिवीजन करते रहना, लेकिन ये चीजें मैं बार बार आपको रिपीट करवाऊंगा ताकि याद हो जाए आपको। आगे बढ़ते हम। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, हाँ, स्केलर मैट्रिक्स का कुछ यहाँ पर उन्होंने टाइप दे दी है। जैसे एक मैट्रिक्स ए दे दिया, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है। सर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। हाँ भैया ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। सर ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्या? हाँ डायगोनल मैट्रिक्स आप बोल सकते हो, है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या सर स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ स्केलर मैट्रिक्स भी है। सर कैसे हो गया प्रूफ? ये डायगोनल, स्केलर, स्क्वायर, वो बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, बताऊंगा मैं ना, ये बताऊंगा। इसको होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि हम आगे से जब वापस रिवर्स की ओर आएंगे तब आपको समझ में आएगा। ये बी मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है। यहां पर देखिए ये क्या है सर? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर सेम है। क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ सर डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है। लेकिन सर इसमें एक और तो हम चीज यदि देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, सेम है, तो ये बन गया स्केलर मैट्रिक्स। क्या स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ स्केलर मैट्रिक्स है। आगे बढ़िए। सर ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ स्केलर मतलब डायगोनल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है और वो भी सेम है, √3 √3 √3। ये स्केलर मैट्रिक्स बन गया। अब देखिए पूरा ध्यान यहाँ बोर्ड पर रखना, क्या होने वाला मैजिक। मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं, ये क्या है सर? एक मैट्रिक्स है और ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स प्रेजेंट, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो भी सेम है, ठीक है भाई। क्या ऑर्डर क्या है इसका बेटा? आप बोलोगे सर ऑर्डर 3/3 है। अब इसको ऑर्डर 2/2 में लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। 2/2 में कुछ ऐसा होगा, ये होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। ये क्या है सर? ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है और सेम है, तो स्केलर मैट्रिक्स है। अब आगे बताइए आगे क्या करेंगे? सर आगे कुछ नहीं, और अभी हमने 3/3 था, 2/2 होगा, 1/1 कर देते, 1 रो 1 कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट्स आएगा, क्योंकि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या मिल रहा है? 1, मतलब एक ही एलिमेंट्स आने वाला है। फिर कंपाइल करेंगे तो क्या मिलेगा? 3। कैसे मिला 3? इधर ध्यान दीजिए कैसे मिला। हाँ देखो क्वेश्चन बार बार बना चाहिए, कैसे मिला? जब मैंने इसको 2/2 किया तो क्या हो गया? ये 2 रो 2 कॉलम, तो 2 रो सिलेक्ट कर ली, फर्स्ट 2, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं, सीक्वेंस में फर्स्ट रो सेकंड रो, सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है। 2 कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, क्रॉस कहां बन रहा है? यहां बन रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके यहां लिया, तो 2/2 बन गया। अब मुझे बनाना था 1/1, मतलब 1 मतलब फर्स्ट रो, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, क्या मिला? 3 को यहां लिया। आया फॉर्म करते? आसान है कि नहीं भाई? तो आपको समझ में आ गया कि ये 3 कैसे स्केलर मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स हुआ है? समझ में आया आपको? हाँ ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। देखो जितने ज्यादा चीज आपके क्लियर होंगे ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन वो लोग इसी जगह से फ्रॉम करते हैं, यहाँ बच्चे उलझ जाते हैं, है ना। आगे पढ़ते, आर स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3। सर ऑर्डर 1 2 3 ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। अब ऑर्डर के हिसाब से यदि मैं पूछूं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ा था कि इसका ऑर्डर क्या होता है? m/m। यदि ऑर्डर है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बोलेंगे। अगर n/n है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बोलेंगे। वैसे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर 1 मैट्रिक्स। उन्होंने वही चीज लिखी। सर वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स में था, ये तो स्केलर मैट्रिक्स है। अरे भाई स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डायगोनल मैट्रिक्स बनी है, डायगोनल मैट्रिक्स से ही स्केलर मैट्रिक्स बनी है। आया समझ में? इसलिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स आपके पास है अब? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? देखो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आइडेंटिटी से को सुन के, चलो थ्योरम पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
A square matrix in which element in the diagonal are all 1 and rest are all 0 is called an identity matrix। और आसान कर दिया भैया उसने तो। स्केलर मैट्रिक्स का ये टाइप है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल मैट्रिक्स ही प्रेजेंट होते थे, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते थे, सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे, जीरो होते थे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते थे, और डायगोनल एलिमेंट्स में भी क्या होता था, सेम होते थे। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे सर ये डायगोनल मैट्रिक्स ही रहने वाला है, लेकिन जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो अब क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिर्फ वन। तो यदि मैं आपसे पूछूं ये क्या है, सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं आपसे पूछूं ये, सर ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या है, सर ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। आया समझ में? इसका ऑर्डर क्या है, 3, इसका ऑर्डर क्या है, 2, इसका ऑर्डर क्या है, 1। तो वो चीज आसान है कि नहीं? वे डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय आई एन। अब जैसे हाँ आई एन से रिप्रेजेंट किया, मतलब ऑर्डर यदि n है तो आई एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक अच्छा सा माइंड में चीज आ रही है मेरी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सर इसका मैट्रिक्स है 3/3, तो i3 से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। अगर क्वेश्चन में i3 लिखा हो दिख जाए, समझ जाना ये मैट्रिक्स वहां लिखना है। इसका ऑर्डर क्या है सर, 2/2, इसे i2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका ऑर्डर क्या है, 1/1, तो i1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। आया आपको समझ में? देखिए अगली लाइन पढ़ते, when the order is clear from the context we simply write it as I। यदि क्वेश्चन में ही ऑर्डर जैसे बोल दिया गया है i3 है, तो या तो i3 लिख के ये मैट्रिक्स लिख दीजिए, या फिर सीधे i लिख दीजिए, खत्म, है ना। हाँ लेकिन वहां पर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज हो रहे हैं और दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, तो और आपको क्वेश्चन में यूज करना है उन मैट्रिक्स को, तो i3 लिख के ये 3/3 का मैट्रिक्स लिखेंगे, और यदि i2 भी यूज हो रहा है वहां पर तो i2 लिख के ये 2/2 का मैट्रिक्स लिखेंगे। इसको आई नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही मैट्रिक्स क्वेश्चन में यूज हो रहा है, इन दोनों में कोई सा भी एक, तो आप सिर्फ उसको आई नाम दे सकते हो। एक से ज्यादा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज हो रहा है, i1 i2 i3 के नाम से आप उसको अलग अलग कैटेगराइज करके लिखोगे, ताकि एग्जामिनर को समझने में दिक्कत ना हो, है ना, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक हमने सारी चीजें कर ली। देखो यही चीज मैंने वहां पर लिखवाई थी, एग्जाम्पल गिवन है, ये चीज मैंने करवाई थी नहीं करवाई थी, ये करवाया मैंने, तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों का ऑर्डर भी बता दी मैंने आपको, 1 2 3 बताए थे कि बताए थे अभी, भाई याद है कि नहीं याद है? जीरो मैट्रिक्स पर आ गए अब हम। क्या क्या पढ़ लिया सर, हमने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स। देखो 6 मैट्रिक्स आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, 7वें मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स से क्या समझ में आ रहा है, सर जीरो लिखा है मतलब क्या कोई जीरो का कुछ रिलेशन है? हाँ बिल्कुल होगा, तभी तो उन्होंने लिखा है जीरो। अब जीरो लिख के आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ी लिख देंगे आपके सामने, जीरो लिखा है मतलब कुछ ना कुछ जीरो रिलेट कर रहा है उस मैट्रिक्स के साथ। सर जीरो से हम अगर कुछ सोचने की कोशिश करें तो शायद ये हो सकता है कि सारे एलिमेंट जीरो हो, क्या ऐसा हो सकता है क्या? चलो चेक करते हैं। जीरो मैट्रिक्स उन्होंने बोला है, देखिए थ्योरम क्या गिवन है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। या तो जीरो मैट्रिक्स बोलिए इसको, या फिर नल मैट्रिक्स बोलिए। क्या बोलेंगे आप? नल मैट्रिक्स। या तो जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर नल मैट्रिक्स बोलेंगे, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। यदि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो है तो आप इसको क्या बोलोगे? जीरो मैट्रिक्स बोलोगे या फिर नल मैट्रिक्स बोलोगे, दोनों में से कोई एक नाम आप इसे दोगे, है ना। समझ में आ गया? जो सर हम कॉन्सेप्ट लगा रहे थे सारे एलिमेंट जीरो होंगे, वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। देखो मैथमेटिक्स में जो कीवर्ड टर्मिनोलॉजी आपको गिवन रहते हैं ना, उसी में बहुत सारा मीनिंग उनका छुपा रहता है। आप उनको समझ समझ के पढ़ोगे ना, तो आगे कभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब समझ में आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और उसके ईच डायगोनल जो रहते हैं, मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स रहते हैं वो इक्वल होते हैं, और वो 1 के इक्वल होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन डायगोनल के जो ईच एलिमेंट रहते हैं वो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट करेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो हो जाएंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उनके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगी। रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ एक रो रिप्रेजेंट करेंगी मैट्रिक्स को। कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिर्फ एक कॉलम 1 रिप्रेजेंट करेंगी मैट्रिक्स को। तो देखो नाम में बहुत सारी चीजें छुपी होती है। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मतलब कुछ नहीं होगा, जीरो मैट्रिक्स मतलब कुछ भी नहीं होगा, और जीरो मैट्रिक्स ये भी समझ में आ रहा है कि जीरो मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। बना दिया आपने, जीरो जीरो। देखो इसका ऑर्डर क्या है? 1/1, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, इसका ऑर्डर क्या है? 3/2, इसका ऑर्डर क्या है? 1/2। रो इंटू कॉलम 1/2, 3/3,
2/2, 1/1, ये सारी की सारी जीरो मैट्रिक्स है। और भी हो सकती है ना। वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय जीरो, बस जीरो लिख दो, खत्म, काम हो गया। इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम दी कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन में जो गिवन रहा, जैसे उन्होंने बोल दिया कि एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आप फॉर्म करिए जिसका ऑर्डर 3/3 है, आप ये लिख देना वहां पर, खत्म, बस खत्म, इतना लिख देना। हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन में यदि दो यूज कर रहा और आपके साथ जीरो मैट्रिक्स और बोल रहा है कि एक 1/1 की होंगी, एक 3/3 की होंगी, तो आप क्या करोगे, इसे लिखोगे 3/3, मतलब इसे लिखोगे किसके इक्वल, O3, मतलब O3 नहीं, सॉरी 0/3, 0 ऑर्डर 3। और उन्होंने बोला एक और जीरो मैट्रिक्स बनाई जिसका ऑर्डर क्या है 1, तो आप इसे बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे ओ नहीं सॉरी 0, और यहाँ पर लिख देंगे सबस्क्रिप्ट 1। इस तरीके से आपको वहाँ लिखना है, क्योंकि दो जीरो मैट्रिक्स यूज करवा रहा ना वो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जीरो मैट्रिक्स यूज करना, वो है 1/2 की, 1/2 मतलब 1 रो और 2 कॉलम, तो आप सिर्फ यहाँ पर जीरो लिख के खत्म कर दो इसको, वो समझ जाएगा। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ तक की। आगे बढ़ते हम, डेफिनेशन देखते। टू मैट्रिक्स, किसकी डेफिनेशन है, सॉरी, हाँ, हेडिंग में पढ़ना हमको। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, मैट्राइसेस में इक्वालिटी क्या होती है, उसकी जो डेफिनेशन में गिवन है उसे हम पढ़ते। डेफिनेशन, टू मैट्राइसेस ए इज इक्वल टू ए, सबस्क्रिप्ट में आईजे आपको गिवन है, बी इज इक्वल टू बी, सबस्क्रिप्ट में आईजे आपको गिवन है, आर सेट टू बी इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे इफ, अब दो कंडीशन लग गई यहाँ पर। पहली कंडीशन, दे आर द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए पहले तो, तभी हम उसको इक्वल पुट कर पाएंगे। ठीक है भैया। सेकंड, ईच एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी दोनों इक्वल होने चाहिए। नहीं समझ में आया सर, ये दोनों कंडीशन में समझ में नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखो यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं चीजों को। पहले कंडीशन, ऑर्डर आर सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब यदि ए मैट्रिक्स आपने ली और उसको बी मैट्रिक्स के इक्वल आपने यदि प्रूव पुट कर दिया है, तो यदि इसका ऑर्डर 3/2 है तो इसका ऑर्डर भी 3/2 होना चाहिए। यदि इसका ऑर्डर 3/3 है तो ये इक्वलिटी कंडीशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये इक्वल मैट्रिक्स होंगे ही नहीं। पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। हाँ सर, ऑर्डर सेम कर दिया। अब देखिए 3/2 मतलब 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। बी मैट्रिक्स मतलब यहां लिख दो 1 4 2 5 3 6। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल है, हाँ सर है। ये कौन सा एलिमेंट है सर, ये है थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। यहाँ कौन सा एलिमेंट थर्ड रो सेकंड में, थर्ड रो सेकंड में हमारे पास 6 है, दोनों इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे अगर मैं कहूँ 5, ये कहां पर है सर, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या है 5, यहाँ भी 5 होना ही चाहिए। सर यदि यहाँ पर 11 आ गया तो बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ सिर्फ 11 आ गया, कुछ और आ गया, तब हम क्या करेंगे, ये इक्वल मैट्रिक्स होगा ही नहीं, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कंडीशन को वायलेट कर जाएगा और इक्वल मैट्रिक्स नहीं बनेगा। आया आपको समझ में। एक एग्जांपल आपको गिवन है, इधर ध्यान दीजिए पूरा, है ना। फॉर एग्जांपल 2 3 0 1 एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, 2 3 0 1 ये दो दूसरी मैट्रिक्स आपको गिवन है। क्या ये इक्वल है, आप बोलोगे हाँ सर इक्वल है। पहले बात तो इन दोनों का ऑर्डर 2/2 सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यदि हम देखें, 2 की जगह 2 है, 3 की जगह 3 है, 0 की जगह 0 एंड 1 की जगह 1 है, सारी चीजें सेम है सर। अब बताओ मुझे इस मैट्रिक्स के बारे में 3 2 0 1 यहाँ पर गिवन है, 2 3 0 1 यहाँ पर गिवन है, क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है। सर इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब बताइए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है क्या, सर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, पहली बार में वॉयलेट हो गया। यहाँ पर यहाँ यदि 3 था तो यहाँ भी 3 होना चाहिए था, नहीं है सर, तो इस सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, आर नॉट इक्वल मैट्राइसेस। उन्होंने खुद बोल दिया ये बात को। समझ में आया आपको, चीजें आसानी है। ये भी हो गया। इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस में थोड़ी बहुत चीजें और है जिनको हम पढ़ेंगे अभी। सिंबॉलिकली इफ टू मैट्राइसेस ए एंड बी आर इक्वल, यदि दो मैट्राइसेस इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी। जैसे यहां पर यदि मैं बात करूं, ये दो मैट्रिक्स थी, मान लो
कि ये मैट्रिक्स का नाम था कैपिटल एम और ये मैट्रिक्स का नाम था कैपिटल एन, दोनों इक्वल है, इनका ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो आप क्या बोलोगे, एम इज इक्वल टू एन है सर। बस यही चीज उन्होंने यहां लिखी है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स यदि इक्वल है तो ए इज इक्वल टू आप बी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे दिया गया है, देखो क्या बोल रहा है, इफ दो मैट्रिक्स दे दी, देन क्या समझ में आया सर, एक चीज समझ में आ गई, उन्होंने बोला है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, सर कैसे इक्वल कैसे दिख गया आपको, भैया यहाँ पर इक्वल का साइन दिख रहा है, वो बोल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, भैया आपको समझ में आया, आपको इक्वल का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, हाँ सर ठीक है इक्वल है, उनने बोल दिया ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो सर इक्वल यदि ये दोनों मैट्रिक्स है तो दो कंडीशन ये मैट्रिक्स बिल्कुल फुलफिल करेंगी, पहला तो ऑर्डर, तो ऑर्डर चेक करते हैं, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर, 3 रो 2 कॉलम, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो 2 कॉलम, सर ऑर्डर तो सेम है, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, मतलब एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, -1.5, देन एक्स की वैल्यू -1.5 के इक्वल होंगी, वाई किसके इक्वल होगा, 0 के, सर यहाँ तो y है यहाँ पर 0 है, ये तो इक्वल नहीं हुए, अरे भाई आपको प्रूफ नहीं करना है, उसने बोल दिया है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल का साइन देके वो बोल रहा है ये इक्वल है, तो आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड ए बी सी की, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगे 1.5 माइनस साइन के साथ, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू जेड की वैल्यू 2, ए की वैल्यू √6, बी की वैल्यू सर बी की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएंगी एंड सी की वैल्यू आ जाएंगी 2 के इक्वल। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चन कैसे आने वाला है, इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है और जो हमने मैट्रिक्स से पहले पढ़ी उन सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना। अब यहाँ पर कुछ ऑपरेशन रहेंगे जो हम मैट्रिक्स में परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसको यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसेस, पहला ऑपरेशन क्या रहेगा, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, सर एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, ये कुछ एडिशन तो सुना सुना लग रहा, हम करते हैं 2 + 2 = 4 होता है, 3 + 2 = 5 होता है, ऐसे कुछ एडिशन है क्या, हाँ भैया ऐसे एडिशन है, सर मैट्रिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे उसको, तो भैया आप सोचो कैसे अप्लाई करेंगे, सोच के देखो, देखो थोड़ा दिमाग पर जोर दिया करो ना, वैसे भी तो तुम उसका काम यूज करते नहीं हो, कहीं तो काम आएगा बेचारा तो एडिशन यहाँ पर हम परफॉर्म करने वाले हैं, एडिशन मतलब दो मिनिमम मैट्रिक्स चाहिए होंगे ताकि हम दोनों को एडिशन हम परफॉर्म कर सके। Matrices can be added only if they are of the same size, same size मतलब same order के, same size means same order, सेम साइज मीन सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स यदि सेम साइज के या फिर आप बोल सकते हो सेम ऑर्डर के हैं तो हम क्या कहेंगे कि उसमें हम एडिशन परफॉर्म कर सकते, दैट इज इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम, देखो वही चीज लिखी है, सेम साइज मीन सेम ऑर्डर, और सेम ऑर्डर मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा मीन्स दोनों की नंबर ऑफ रो सेम और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम होगा, और वही चीज यहाँ पर इन्होंने लिख दी है। आपको देखो बोला गया है एक ए मैट्रिक्स आपके पास है, ये रहा, इसका ऑर्डर क्या है सर, इसका ऑर्डर होगा 2/3 क्योंकि 2 रो 3 कॉलम है, और एक और मैट्रिक्स आपको दे दिया गया इसमें, इसका ऑर्डर क्या है सर, इसमें 2 रो 3 कॉलम है, ये हो गया, इज अनदर मैट्रिक्स है। देन वी डिफाइन a + b, a + b कैसे करेंगे सर, करके दिखा दीजिए, देखो बहुत आसान, a + b, ऑर्डर सेम है ना, हाँ सर सेम है, फिर एडिशन कर सकते हो, एडिशन कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में एडिशन परफॉर्म होगा, यहाँ पर एडिशन हो रहा है ना ये, हाँ सर, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ एडिशन होगा, मतलब a11 कहां पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा है, b11, इन दोनों को ऐड कर दो, a11 b11, आया आपको समझ में, हाँ सर कर दिया। अब फर्स्ट रो, हाँ सर सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या मिला, a12 एंड b12, इन दोनों को ऐड कर दो, ये समझ में आया, हाँ सर आ गया। अब आगे बढ़ते, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या मिला, a13 b13, ऐड कर दिया दोनों को। अब आगे बढ़ते, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, a21 b21, दोनों को ऐड कर दिया, समझ में आया ना आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, देखो चीजें आसान है ना, समझने की कोशिश करो। फिर सर सेकंड रो सेकंड कॉलम लेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम लेंगे, a22 b22, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो गए। अब बताओ मुझे, अब मैं आगे क्या करूंगा, सर सब कुछ हो गया है, सिर्फ सेकंड रो थर्ड एलिमेंट मतलब थर्ड कॉलम रह गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम रह गया, तो b23 a23 ये दोनों ऐड हो जाएंगे,
ये ऐड कर दिया। तो आपको समझ में आया कि ये ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे एडिशन दो मैट्रिक्स में। पहला तो सेम साइज मींस सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर मींस दोनों के नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। फिर क्या कर रहे हैं हम, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है जैसे A22 इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, सर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में B22 होगा इसका करस्पॉन्डिंग। तो इन दोनों में एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। आया A22 B22। आई होप चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहां पर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, यहां पर हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। दो मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है। अब मुझे बताओ एडिशन कब होगा, सर एडिशन तब होगा जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। यदि हम ऑर्डर देखें तो क्या है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। रो कितनी है सर, नंबर ऑफ रो है 2, कॉलम है 3। यहां पर नंबर ऑफ रो है 2, कॉलम है 3। ये हो गया। अब इसका एडिशन परफॉर्म करना है, क्या करोगे आप, सर कुछ नहीं a प्लस बी लिख देंगे। अब सर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, बस आसान है। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ, सॉरी एडिशन हो जाएगा, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बोल दिया था, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, एडिशन होगा। ठीक है, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस कर रहे हैं। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ एडिशन में चले जाएगा। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। ये आपने एडिशन परफॉर्म कर दिया। सो a प्लस बी इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 और यहां पर 1 प्लस रूट 5। यहां पर आ गया 0, यहां पर क्या आएगा सर, यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा सर, इसका जो ऑर्डर रहेगा यदि हम देखें तो रो इंटू कॉलम, तो रो हमारे पास कितनी है 2, कॉलम हमारे पास 3 है, 2/3। सर ये तो वही रहा जो पहले ऑर्डर था, 2/3 यहाँ भी था, 2/3 यहाँ भी था, मतलब ऑर्डर भी सेम रहेगा, 2/3 ही आने वाला है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एक स्केलर कुछ है, स्केलर क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 XYZ कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जब मैं उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैट्रिक्स में क्या क्या चेंज आएंगे वो यहाँ पर हम देखने वाले। इफ एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन है इज अ मैट्रिक्स एंड के आपको एक स्केलर गिवन है, देन के टाइम्स ऑफ ए इज अनदर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द स्केलर के। मतलब एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, यदि उस ए मैट्रिक्स को आप के स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब के से मल्टीप्लाई जाएंगे। बस इतना बोलने की कोशिश कर रहा है कवि यहाँ पर कवि नहीं, मतलब हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हिंदी में होता है लेखक और कवि बोलना चाहते हैं, तो वैसे ही है कि यहाँ पर लेखक क्या बोलना चाहता है आपको कि यदि आप किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ईच एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल, इफ ए आपको गिवन है एक मैट्रिक्स, देन यदि मैं इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। अब क्या करना है, ईच एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या मिलेगा 9 मिल गया। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या मिलेगा 3 आ जाएगा सर यहाँ पर। फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 1.5 से, क्या मिलेगा आपको 4.5 मिल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई होगा रूट 5 से, क्या मिलेगा आपको 3 रूट 5। 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से, क्या मिलेगा सर 21 मिल जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो आपको मिलेगा -9। एंड जब 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या मिलेगा आपको सर 6। और जब हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यहाँ पर आ गया 0, और 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। आपको समझ में आ गया, 3 टाइम्स ऑफ ए जो मैट्रिक्स रहेगा वो ये फॉर्म हो जाएगा, ये नया मैट्रिक्स बन जाएगा। 3 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और यहाँ पर के की वैल्यू किसके इक्वल होंगी 3 के, किसके इक्वल 3 के इक्वल होंगी। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब सर नाम से ऐसा लग रहा है कि जो मैट्रिक्स था उसको नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव मतलब उसको माइनस से आई थिंक मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा, हम ये सोच रहे। अब चलो ठीक है, थ्योरम पढ़ के देखते हैं क्या होता है। द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय माइनस ए, ये जो हम सोच रहे थे वो सही हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। वी डिफाइन -a इज इक्वल टू -1 इंटू ए।
मतलब जो ए मैट्रिक्स था उसको -1 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बस हमें -a मैट्रिक्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 1 -5x, देन -a गिवन बाय, हम क्या करेंगे, -a मतलब जो ए मैट्रिक्स था उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपने यहाँ पर कर दिया। अब मल्टीप्लाई तो आपको आता ही मैट्रिक्स के साथ क्या होता है, ईच एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, सर -3 मिलेगा। -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, सर -1 मिल जाएगा। -1 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 5 मिलेगा यहाँ पर, और -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -x यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आई होप इतनी चीज आपको समझ में, जितना भी तक मैंने पढ़ा है वो तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। ये सारे जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ इनके सारे के सारे एप्लीकेशन आगे यूज होंगे, है ना। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना, ये नहीं कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है चलो छोड़ो इनको नहीं पढ़ना। भाई जो बेसिक से कॉन्सेप्ट रहते हैं ना वही बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं आपसे। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन की कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज जिनको हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कम्यूटेटिव जो है लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, यदि आप a प्लस बी कर रहे हो, ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, बी मैट्रिक्स प्लस ए के इक्वल ही मिलेगा। या तो a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, दोनों का रिजल्ट सर सेम ही मिलने वाला है। और एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि यदि दो मैट्रिक्स ज्यादा मैट्रिक्स आपके पास है और उसमें यदि आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, दो से ज्यादा मैट्रिक्स थी, तो या तो आप a प्लस बी कर लो, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा m, उसको c के साथ ऐड कर दो, या फिर आप a को अलग लिख लो, b प्लस सी कर लो, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा n को a के साथ ऐड कर दो। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा दोनों के इक्वल ही आने वाले, इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से करो, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एग्जिस्टेंट करता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी मतलब समझो कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मतलब मैं ऐसा 1 में क्या ऐड करूँ कि फिर से मुझे 1 ही मिल जाए। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 0 को ऐड कर दो, तो 1 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या बन गया, 0। 17 का क्या होगा, सर 17 का भी 0 ही होगा, क्योंकि 17 में 0 को ऐड करेंगे तो फिर से 17 मिल जाएगा, तो उसका एडिटिव आइडेंटिटी मिल गया। समझ में आया? वैसे मैट्रिक्स का क्या होगा, सर मैट्रिक्स का भी बहुत आसान है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें 0 मैट्रिक्स ऐड कर दो, बस वही चीज यहाँ बोली गई है। ए मैट्रिक्स में या तो 0 मैट्रिक्स को ऐड करो या फिर 0 मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स को ऐड करो, फिर से आपको ए मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। इन अदर वर्ड 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। ये आ सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, आ सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सॉरी हाँ आपसे पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स में इज 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन, या फिर कुछ भी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अब यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन की, अभी तक हमने 3 पढ़ ली थी। अब क्या बोला गया है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी दोनों में फर्क होता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स हम उसमें ऐड करें कि हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाए। तो क्या बोलोगे आप, सर वो तो बहुत आसान है कि उस मतलब जैसे यदि आपसे पूछूं कि 1 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो आप बोलोगे सर 1 में -1 को ऐड कर दो, 0 मिल जाएगा। 17 में, सर 17 में -17 को ऐड कर दो, फिर 0 मिल जाएगा। अब यदि मैं पूछूं कि ए मैट्रिक्स आपके पास है, उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं उस मैट्रिक्स में कि मुझे 0 मैट्रिक्स मिल जाए, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, ए मैट्रिक्स में आप ऐड कर दो -ए मैट्रिक्स को। यहाँ जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ए आ जाएगा। तो देखो ये चीज यहाँ लिखी हुई है, ए प्लस ऑफ माइनस ए प्लस ऑफ माइनस ए, या फिर -ए प्लस ए, इसको अरेंज करके लिख दिया, ठीक है, आगे पीछे करके लिख दिया। किसके इक्वल मिल रहा है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल मिल रहा है। सो -ए द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए और नेगेटिव ऑफ ए। क्वेश्चन में यदि पूछ लिया गया कि एडिटिव इनवर्स निकालिए गिवन मैट्रिक्स ए का, आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करिए गिवन मैट्रिक्स का, तो आपको पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें मैं आपको करवा चुका हूं, तो वहां पर जब क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे इसके साथ डील, क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था उसकी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर दी गई है, उसको भी हम देख लेते हैं।
मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स आपके पास है, सर वहां तो ए की स्केलर था के, यहाँ पर 2 स्केलर आ गया के प्लस एल। अरे मान लो ना के की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू 3 है, इस फॉर्मूला में पुट करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, के की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस एल की वैल्यू कितनी है सर 3, तो 3 टाइम्स ऑफ ए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2a + 3 क्या हो जाएगा सर, ये भी 5a ही हो जाएगा। बस चीजों को घुमा फिरा के लिख रहा है, उसने क्या करा, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो k टाइम्स ऑफ a प्लस k टाइम्स ऑफ एल, सॉरी k टाइम्स ऑफ a प्लस l टाइम्स ऑफ a, ये दोनों आ गया, आया आपके पास। अब देखिए कोई एक स्केलर आपको गिवन है k और 2 मैट्रिक्स आपको गिवन है a एंड b, तो या तो उन दोनों का एडिशन कर लो, वो जो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको k से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ब्रैकेट ओपन कर दो, पहले k को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, k को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन ले लो आप। यही बोला गया इस प्रॉपर्टी में, आसान थी सारी की सारी प्रॉपर्टी। हाँ, अब उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप अपना पूरा ध्यान बोर्ड पर रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बच्चों को डाउट रहेगा कि सर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा दी और हमसे उम्मीद कर रहा हूँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, तो एक आधी क्वेश्चन करवा के दिखा दी ताकि हम सीखे कैसे अप्लाई करना है प्रॉपर्टी को, है ना। तो ठीक है, आप यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या बोला गया है, इफ ए मैट्रिक्स आपको गिवन है एंड बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है सच दैट 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी। ये आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, ए मैट्रिक्स आपको पता है, बी मैट्रिक्स आपको पता है, देन आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर एक काम करिए, पहले तो जो गिवन इक्वेशन है उसे लिख दीजिए, हमें एक्स फाइंड करना है ना, हाँ, तो 3x को लेफ्ट हैंड साइड में लिखने दीजिए, 2a को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। अब सर अब एक काम करिए, 5 को भी राइट, सॉरी ये 3 को भी राइट हैंड साइड में भेज देंगे, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ 5b माइनस 2a, सो x इज इक्वल टू, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे 5/3 टाइम्स ऑफ b माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ a, आया कि नहीं आया। तो ये बन गया भैया आपका एक फॉर्मूला जो x मैट्रिक्स निकाल के देगा। सर इससे कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर लग रहा है मैट्रिक्स एडिशन, सर एडिशन कहाँ लग रहा है, तो सब्ट्रैक्शन लग रहा है, थोड़ा वेट करो बताऊंगा कैसे लग रहा है, बताऊं क्या मैं, चलो यही बता देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, सर 5/3 टाइम्स ऑफ बी एज इट इज रहेगा, यहाँ पर जो माइनस उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस, सर फिर माइनस कहाँ गया, अरे माइनस को इसके साथ लिख दो ना, अब ठीक है, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, एडिशन लग रहा है। ठीक है, कान ऐसा घुमा के पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 5/3 टाइम्स ऑफ b माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ a। अब मुझे बताओ बी मैट्रिक्स क्या था, सर बी मैट्रिक्स ये रहा 2 - 2 4 2 -5 1 माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ ए क्या आपके पास, सर ए हमारे पास है 8 0 4 -2 3 6। अब तो बहुत आसान है, सर आसान कैसे है, क्या करेंगे बताओ मुझे। सर ये जो एक मैट्रिक्स हमारे पास है, इससे एक स्केलर क्वांटिटी 5/3 मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब इसके ईच एलिमेंट को 5/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, कर दीजिए। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 5/3 से, फिर मल्टीप्लाई होगा -2 5/3 से, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 5/3 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 5/3 से, फिर -5 मल्टीप्लाई होगा 5/3 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 5/3 से। सेम प्रॉपर्टी यहां लगा देंगे, तो ये जो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट है वो 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
अब क्या करना है, कुछ नहीं, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर -10 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर क्या आएगा 10 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर -25 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर 16 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर क्या आएगा -4 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3, क्या आएगा 12 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करना है बताओ, अब क्या करना है, क्वेश्चन यहां से बनता भी है, अब क्या करना है आप लोग बताओगे। सर बहुत आसान है, एडिशन में क्या होता था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते थे, यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 डिवाइड बाई 3 माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 16 डिवाइड बाई 3 -10 डिवाइड बाई 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 0, तो माइनस क्या आ जाएगा 0। 20 डिवाइड बाई 3 -8 डिवाइड बाई 3, 10 डिवाइड बाई 3 -4 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा सर, +4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। -25 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर जाएगा -6 डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड बाई 3 -12 डिवाइड बाई 3। अब भी इसका आगे कैलकुलेशन आप लोग करोगे, है ना, आसान है, ठीक है, आपको आता है ना। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, हमको दूसरी चीज़ों में ज़्यादा वक्त देना है, तो यहाँ से तो आप कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसका आंसर निकालना है, बस कुछ नहीं, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, एलसीएम लेना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, ताकि हम चेक करें, हम चेक करेंगे बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में हमें आंसर आप बताओगे, मैं चेक करके बताऊँगा आंसर सही है या गलत है, या फिर जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिन कर देना, है ना। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए आपका ना, पूरा ध्यान बोर्ड पे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कंडीशन क्या है, दो मैट्रिक्स है उसका आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, ए इंटू बी, तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था एम इंटू एन, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर था एन इंटू पी। तो यहाँ पर जो कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। और फिर सर जब हम नया मैट्रिक्स बनाएंगे ए इंटू बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, कुछ नहीं, एम इंटू पी के इक्वल हो जाएगा। आसान है सर, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फिक्र मत करो, मैं करवाऊंगा ना, इतना समझ में आ गया बस। बाकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसकी एक अलग अलग मेथड होती है, मैं एक मेथड फॉलो करता हूँ, रो 1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करना, फिर कॉलम 2 को, फिर कॉलम 3 के। आप इसके अलावा कोई और मेथड फॉलो करना चाहते तो वो कर सकते हो, मैंने एक ही करा क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए बस। अब इसको मैं सॉल्व करके पूरा दूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आए कैसे इसके साथ डील करते हैं। एक मैट्रिक्स आपको ए गिवन है 6 2 9 3, एंड आपके पास एक और मैट्रिक्स है बी, क्या है 2 6 0 7 9 3। अब मुझे बताओ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर, 2 रो 2 कॉलम है, 2 इंटू 2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर, 2 रो 3 कॉलम है, ये हो गया। अब यहां पर हमने देखा था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या है भैया सर 2 है, सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या है 2 है, क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। नया मैट्रिक्स ऑर्डर क्या बनेगा 2 इंटू 3, क्या बनेगा 2 इंटू 3, मतलब 2 रो 3 कॉलम होने वाले हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर ए इंटू बी, ए मैट्रिक्स लिख लीजिए, ए मैट्रिक्स क्या है 6 9 2 3, इंटू बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 2 6 0 7 9 8। अब हम क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन होगा, आसान सा कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रो को कॉलम से।
सबसे पहले कौन सी रो दिख रही है सर? रो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी? कॉलम 1 से। तो 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 7 से। आया समझ में? फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी सर। 6 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 9 मल्टीप्लाई होगा 9 से, प्लस आ जाएगा बीच में। फिर आप बोलोगे सर फर्स्ट रो थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी। 6 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 8 से। सर फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करा। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिखा। फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिखा। फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिखा। रो में लिखना है, तो अरेंजमेंट पता होना चाहिए आपको। फिर सर अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से। सेकंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से। ए इंटू बी, यहां ध्यान दीजिए। 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा सर? 12। 9 इंटू 7 63। 6 इंटू 6 36। 9 इंटू 9 81। 6 इंटू 0 सर ये हो जाएगा 0। 9 इंटू 8 72। 2 इंटू 2 4। 3 इंटू 7, यहाँ पर पहले 4 लिख देता हूँ, प्लस 3 इंटू 7 21। 2 इंटू 6 12, प्लस 9 इंटू 3 27। 2 इंटू 0 0। 3 इंटू 8 सर 24 के इक्वल आ जाएगा। मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, है ना। 1263 क्या मिलेगा आपको सर? ये मिल जाएगा 75। 36 81 क्या मिलेगा आपको? ये सर 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, और 8 प्लस 3 11 72। 4 प्लस 21 क्या हो जाएगा? 25। 12 प्लस 27 क्या मिल जाएगा सर? ये हो जाएगा 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। 2 प्लस 1 3, और यहाँ पर आ जाएगा 24। ये हमें मिल गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। रो कितनी है? 2 रो। कितने कॉलम है? 3, तो 2 इंटू 3। यदि मैं इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर देखूं तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 मिल गया। 2 इंटू 3 आया आपको समझे कैसे फाइंड करना है? सेम प्रॉपर्टी 3/3 3/2 और जितने भी अलग अलग मैट्रिक्स में उसमें अप्लाई करनी है आपको, है ना, बस। और कुछ नहीं था इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस, मतलब मैट्राइसेस का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर कुछ देखने वाले हैं। देखिए, दी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है? फॉर एनी 3 मैट्राइसेस, आपको 3 मैट्राइसेस गिवन है ए बी सी, और उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो या तो आप क्या करिए, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई दोनों ही केस में आंसर इक्वल मिलने वाला है, ये चीज यहाँ पर बोली गई है। दी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या बोला गया है? फॉर 3 मैट्राइसेस ए बी सी, है ना, ए बी प्लस सी, तो जहां पर आप जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए मल्टीप्लाई होगा बी से, ए बी आ गया। फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी से, ए सी आ गया। ये आ गया ए सी। यहाँ पर वही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, आसान चीजें ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस में हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब वही नंबर फिर से मिलना चाहिए, इस तरीके समझो। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब
एक गिवन नंबर मान लो 2, उसको मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे फिर से 2 मिल जाए? आप बोलोगे सर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगाना है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगाना है। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आपके पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, हम उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कर दिया, हमें फिर से ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाएगा? आई किसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन गया? सर ए के लिए बन गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहां पर हम पढ़ने वाले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ना, बहुत आसान सा है, कुछ नहीं, ये पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। डेफिनेशन थोड़ी सी हार्ड टाइप की लिखी हुई है, मैं कहूँगा डेफिनेशन मत पढ़ना, मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको सॉल्व। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स गिवन इन डेफिनेशन, इफ ए मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसका ऑर्डर है m/n, देन अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ अ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ ए। मुझे पता नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझो, यहां ध्यान दो। मान लो कोई एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या होगा? सर ट्रांसपोज होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो बस। क्या? रो को कॉलम में, या फिर कॉलम को रो में। भैया मैं तो रो को कॉलम में चेंज करना पसंद करता हूं, अगर आप चाहे तो कॉलम को रो में भी चेंज कर सकते हैं। रो को कॉलम में मतलब फर्स्ट रो क्या है? 1 2, ये रो है ना, ये कॉलम बन जाएंगी 1 2। सेकंड रो क्या है? 3 4, ये क्या बन जाएंगी? कॉलम बन जाएंगी 3 4। आया आपको समझ में? बस यही था ट्रांसपोज ऑफ अ ए। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश या फिर ए टी। तो यहां पर जो मैंने लिखा था लेफ्ट हैंड साइड में, इसको आप ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, ठीक है ना? आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। इन अदर वर्ड, इफ ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, देन ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ये आपको गिवन है। सर ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल मतलब समझाता हूँ ना आपको मैं। देखो मैंने क्या बोला, या तो रो को कॉलम में चेंज करो या फिर कॉलम को रो में। तो यहाँ पर मैंने लगाई मेथड 1 रो को कॉलम में, अब मैं लगाऊंगा मेथड 2 कॉलम को रो में चेंज करूंगा। आपके पास एक बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर क्या है? सर इसका ऑर्डर है नंबर ऑफ रो इनटू कॉलम। अब यदि मैं इसका ट्रांसपोज पूछूं तो आप बोलोगे सर बीटी के इक्वल हो जाएगा, और हम क्या कर रहे हैं? कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं। तो कॉलम 1 क्या है? 1 4, ये रो में चेंज होगा तो 1 4 यहाँ आ जाएगा। कॉलम 2 क्या है? 2 5, ये रो में चेंज होगा तो 2 5 यहाँ आ जाएगा। कॉलम 3 क्या है? 3 6, 3 6 को रो में चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 6। इसका ऑर्डर क्या हो गया? सर 3 रो 2 कॉलम 3/2। देखो ऑर्डर चेंज हुआ, 2/3 से 3/2 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। सेम यहाँ पर हुआ, m/n से n/m हो गया। सर इसमें तो हो गया लेकिन इसमें तो चेंज नहीं हुआ, हुआ क्या? अरे भैया इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 था, चेंज भी कर देंगे तब भी 2/2 ही मिलेगा। या तो रो से कॉलम में चेंज करो या फिर कॉलम से रो में चेंज करो, जो आपको करना करो। भैया मैं तो रो से कॉलम में चेंज करना पसंद करता हूँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो मेरे लक्की, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे पसंद है कि मुझे रो को कॉलम में चेंज करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो कॉलम को रो में भी चेंज कर सकते हो, और दोनों मेथड लगाना चाहते हो, मतलब दोनों मेथड मतलब लगाना वहाँ पर एक ही मेथड है, लेकिन दोनों मेथड को साथ में लेके चलना चाहते हो। कभी हमारा मन करा तो कॉलम टू रो लगा दिया, कभी मन करा तो रो टू कॉलम लगा दिया, आप वो भी कर सकते हो ना। ये हो गया। अब देखिए एक एग्जाम्पल आपके पास है, एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसके एलिमेंट है 3 5 √3 1 0 -1 डिवाइड बाय 5। इसका ऑर्डर क्या है? सर 3 रो 2 कॉलम है, 3/2 हो जाएगा। ए ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज जाएंगे तो 3 √5 0 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होंगे तो 5 1 -1 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। 3/2 था तो 2/3 हो जाएगा। आई चीजें समझ में? आसान था कि नहीं था? अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास है, उससे भी हम पढ़ लेते जल्दी जल्दी। देखिए यदि ए ट्रांसपोज आपके पास गिवन है और उसका फिर से ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो फिर से ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, करके देखना। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसको अपने के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ मुझे, मैंने ट्रांसपोज लगाना कहाँ सिखाया था? सर मैट्रिक्स में। के क्या है? स्केलर, तो स्केलर को बाहर लिख दो, सिर्फ मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लगा दो। आया समझ में?
सेम यहाँ पर लगाना है। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, जो ट्रांसपोज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। यदि ए इंटू बी मैट्रिक्स आपके पास है, उसका होल का आप ट्रांसपोज कर रहे हो, तो या तो ये करो, या फिर जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, फिर ट्रांसपोज लगा दो। या फिर क्या करो, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए इंटू बी था ना, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए अगला आपको क्या गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है समझिए। डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, इज सेट टू बी सिमेट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। क्या होगा, ए ट्रांसपोज यदि ए मैट्रिक्स के इक्वल ही हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि जो मैट्रिक्स गिवन है, हमें कौन सा मैट्रिक्स गिवन था, ए मैट्रिक्स, वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब देखिए यहाँ पर एक आपके पास एग्जांपल है, एक ए मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इन्होंने बोल दिया कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। चेक करते क्या ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे बताओ ट्रांसपोज में क्या होता है। आप बोलोगे सर ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था कि रो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रो में, तो हम फॉलो करेंगे रो कॉलम में चेंज करने की। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा तो क्या मिलेगा, √3 2 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएंगे तो 2 -1.5 और -1 यहां पर आ जाएगा, आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएंगी, क्या मिला आपको, 3 -1 1, तो यहां पर आ गया। अब चेक करो कि ए ट्रांसपोज जो हमें मिला है, मतलब यार मैट्रिक्स मिला है, क्या वो ए मैट्रिक्स के इक्वल है। √3 2 3 √3 2 3 2 -1.5 -1 2 -1.5 -1 3 -1 1 3 -1 1। तो आप बोलोगे सर राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वो और कुछ नहीं ए मैट्रिक्स ही है, तो यहां पर हम लिख देंगे ए मैट्रिक्स। आपको समझ में आया कैसे करना है। यदि हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं और फिर से वो ए मैट्रिक्स ही मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो क्या है, सिमेट्रिक है। आसान सी चीज थी। अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो हमने देख लिया कि इक्वल होगा ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यदि अपोजिट लगा के देखें मतलब इक्वल नहीं होगा, या तो इक्वल नहीं होगा या फिर ये हो सकता है अपोजिट साइन का होगा, ऐसा हम कुछ सोच रहे हैं, क्या पता शायद चीजें वहां ऐसी हो। हम थ्योरम पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, मतलब नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब -1 इंटू मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारा सेकंड वाला जंक्शन था कि शायद अपोजिट साइन का हो सकता है, वो सही बैठ गया। बेटा कि नहीं बेटा। तो एक चीज याद करने से क्या होता है कि दूसरी चीज खुद ब खुद आपसे बन जाती है। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता है ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा, इसके सिमेट्रिक्स में क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, दैट इज ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू माइनस ए ऑफ आई जे। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली मैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, तो ये चीज़ें बहुत घुमा देती है सर, इसको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में चीज़ लिखी हुई थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर भी पढ़ देता हूँ। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। मतलब कुछ नहीं, जो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट थे उसको बस सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक मिल जाएगा। ये करना है नहीं, ये नहीं करना है। ट्रांसपोज जब हम करेंगे, ए मैट्रिक्स था उसका हमने ट्रांसपोज करा, अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो क्या बन गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इक्वल नहीं आए, इक्वल नहीं है इन द सेंस मतलब उसके ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट तो है, लेकिन उनके ईच एलिमेंट में माइनस का साइन, मतलब साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस था या माइनस का गया। चलो मैं एक एग्जांपल मदद से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल हमने आई थिंक लिया है, नहीं लिया है, कोई बात नहीं। एक एग्जांपल मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 -2 1। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए क्योंकि ये एग्जांपल इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रॉपर्टी को फॉलो भी करना चाहिए ना। यदि हम इसकी रो को कॉलम में चेंज करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, हाँ सर ऐसा बन जाएगा, ये बन गया। यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा। नहीं बन तो नहीं रहा है, आप तो इतना समझिए
एक्चुअली ऐसा कोई माइंड में एग्जांपल आ नहीं रहा है। समझिए कि जब हमने ए ट्रांसपोज फाइंड करा था तो यही मैट्रिक्स आ गया। लेकिन यदि ए ट्रांसपोज माइनस एक इक्वल आ जाए, मतलब माइनस ए, मतलब इसके ईच एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वो एलिमेंट मिल रहे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये जो है एनसीईआरटी में गिवन था, इन सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बेफिजूल की चीज़ें है। एक्चुअली क्या होता है कि एनसीईआरटी में क्या होता है, कई बार एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हो, लेकिन कई बार क्या करते हैं वो लोग, कान ऐसे पकड़ते हैं आपको, बल्कि ऐसे पकड़ा देना चाहिए, आसानी से बच्चा कान पकड़ सकता है। बुक बहुत अच्छी है एनसीईआरटी, ठीक है, लेकिन बस वही है कि लिखने का तरीका जो थोड़ा अलग है, यहाँ पर इस तरीके से लिख देते बच्चों को समझ में नहीं आता है। इतना सा है, ए ट्रांसपोज यदि माइनस एक इक्वल आ रहा है तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज यदि प्लस एक इक्वल आ रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस इतनी सी कहानी थी इसकी। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। यहां पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले थ्योरम 1, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज, A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric। यदि कोई एक A मैट्रिक्स है जिसमें रियल नंबर एंट्रीज है और आप क्या कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया आपने, ठीक है, ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। मतलब A प्लस A ट्रांसपोज आप करोगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा, A माइनस A ट्रांसपोज आपको क्या मिलेगा, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। ये थ्योरम 1 थी। थ्योरम 2 की ओर हम देखते हैं। थ्योरम 2 में बोला गया है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मान लो एक ए मैट्रिक्स है, उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, ए प्लस ए, इसको सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगा, ए माइनस ए। यहां पर क्या आ गया, तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जब इसको आप ओपन करोगे आपको फिर से ए मिल जाएगा, तो ये बन गया, ये वाला जो पार्ट है वो सिमेट्रिक पार्ट ऑफ सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये क्या बनेगा, सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ए, समझ में आया। और यहां पर जो लिखा था ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ये सिमेट्रिक पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स है एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स है, इसलिए मैंने लिख दिया। बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक ए मैट्रिक्स आपके पास है, उसका सिमेट्रिक पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करिए, बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। नहीं भाई, ए प्लस ए ट्रांसपोज को हाफ से मल्टीप्लाई भी करना है, क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई भी करना है, इसलिए मैंने सारी चीजें लिख दी, तो आपको ये लिख लेना है ना। आगे बढ़ते हम, इन्वर्टिबल मैट्राइसेस। इन्वर्टिबल मैट्राइसेस क्या होता है, सर इन्वर्टिबल से हमको समझ में आ रहा है कि शायद इनवर्स होगा, या कुछ कॉन्सेप्ट होगा शायद, जैसे ए पावर -1 -2 -3 कुछ ऐसा होगा। चलो चेक करते हैं डेफिनेशन में क्या बोला गया है। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम। यदि कोई एक मैट्रिक्स आपके पास है जिसका ऑर्डर एम है और एक और अनदर मैट्रिक्स वहां पर एग्जिस्ट कर रही है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है, एम है, सच दैट यदि हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई इंटू बी मैट्रिक्स या फिर बी मल्टीप्लाई इंटू ए मैट्रिक्स, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही मिलेगा। सर कैसे मिलेगा, वो इसलिए, देखिए, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, बी को हम ए का इनवर्स कहेंगे। सर नहीं आया समझ में, ठीक है कोई बात नहीं, हम समझते हैं। देखिए ए बी को या फिर बी ए, दोनों क्या मिलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेंगे। देन बी, क्या लिखा था, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बी क्या होगा, ए मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। देखो ये जो लाइन लिखी है, बस सब कुछ यही छुपा हुआ है। क्या बोला गया, बी इज
कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, बी क्या होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है मतलब -1 ए पावर -1, पुट कर दो यहां पर ए, बी की जगह पुट कर दो ए इनवर्स, बी की जगह पुट कर दो ए इनवर्स, पावर क्या है 1, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, हमारा हमारा लॉजिक लगा रहे, तो बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, वन माइनस वन क्या हो जाएगा 0, ए पावर 0, ए पावर 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके इक्वल मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिल गया। समझ में आया? हाँ सर, ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, देखो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है ए इनवर्स, तो बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, हाँ बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं, यही चीज इन्होंने यहाँ पर भी लिख दी है। इन दैट केस ए इज सेट टू इन्वर्टिबल, इस केस में हम क्या कहेंगे, ए क्या है, इन्वर्टिबल है, क्या है ए, इन्वर्टिबल है, ए क्या है, इन्वर्टिबल है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखो इन्वर्टिबल मैट्राइसेस, एक आपके पास एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्वर्टिबल मैट्राइसेस रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। एनसीईआरटी आपसे किस तरीके से सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट करता है, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सॉल्यूशन इस तरीके से आपको लिखना है, वहाँ पर मैं सॉल्व करवाऊंगा, फिक्र मत करिए, सारे क्वेश्चन में सॉल्व करवाने वाला हूँ खुद से भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस तरीके से हमें वहाँ पर बोर्ड के पेपर में रिप्रेजेंट करना है हमारे आंसर को, ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके। एग्जाम्पल आपको गिवन है, लेट एक मैट्रिक्स गिवन है, बी एक मैट्रिक्स गिवन है, बी टू मैट्राइसेस, देन ए बी एंड बी ए की आप वैल्यू फाइंड करिए और फिर रिलेशन बना के देखिए, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो कौन किसका इन्वर्टिबल है। आपको ए गिवन है ना, ए क्या गिवन है सर, 2 3 1 2, बी क्या गिवन है 2 -3 -1 2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए मैट्रिक्स लिख दीजिए 2 -3 -1 2, रो 1 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही होगा ना, हाँ सर, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, फिर रो 1 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, रो 2 मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 से, वो 1 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, रो 2 मल्टीप्लाई होगा कॉलम 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 सर ये हो जाएगा 6, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, 1 इंटू -3 के इक्वल होगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 -3 1 के इक्वल होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, -3 + 4 क्या होगा सर, ये हो जाएगा 1 के इक्वल, सर ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ए इंटू बी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिल गया है, क्या यहाँ पर ये भी मिल रहा था क्या, हाँ सर, ए इंटू बी हम कर रहे थे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिल रहा था, और यहाँ पर आई आएगा, इसे करेक्ट कर लेना, 1 नहीं है वो आई है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। सर यदि हम बी इंटू ए करेंगे तो भैया बी इंटू ए आपका होमवर्क है, आप घर से करना, बी इंटू ए भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, यदि ए इंटू बी में कर रहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया था तो बी क्या कहलाएगा, ए का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा, अब बी इंटू ए करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिल रहा है, तो ए क्या कहलाएगा, बी का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा, thus b is the inverse of a, in other word b is equal to minus a power -1, a is inverse of b, समझ में आया, a is inverse of b, आपको यहाँ पर ये वाला ये जो आपको मिल रहा है ये किसके लिए मिला, वो इसके लिए मिला, a को b से मल्टीप्लाई कर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया तो b क्या होगा, a का इन्वर्टिबल होगा, मतलब b is equal to a इनवर्स, b is equal to a इनवर्स, एंड b इंटू ए करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो a क्या होगा, b इनवर्स के इक्वल होगा, ये चीज यहाँ लिखी हुई है, दो अलग अलग आंसर है ना,
इसमें बी क्या है, ए का इन्वर्टिबल है, और ए क्या है, इस केस में बी का इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, समझना आपको ना, आसानी से समझो। कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पिन करके हमसे पूछो, है ना, जो भी आपको डाउट रहे हमारी टीम उसका रिप्लाई करेंगे ना। आसान चीजें थी। देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की कुछ और प्रॉपर्टी यहां पर है जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए, यदि बी ए का इनवर्स है, देन ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी। देखो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दोनों करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो इस केस के अकॉर्डिंग देखिए ए इंटू बी करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, मतलब जो बी है वो क्या है, ए इनवर्स के इक्वल है। ठीक है सर, यहां पर बी इंटू ए कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मतलब ए किसके इक्वल है, बी इनवर्स के इक्वल है। बी ए इनवर्स के इक्वल है, मतलब बी क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है ए का, ए बी इनवर्स के इक्वल है, मतलब ए क्या है, बी, मतलब ए क्या है, बी का इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। वही चीज यहां पर लिखी है, यदि ए बी का इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, देन बी भी क्या होगा, ए का इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ही होगा। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, याद करना है इसको, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, जितना हमने पढ़ना था हमने सारी चीजें कवर कर ली। आई होप जितना आपको मैंने पढ़ा है सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हमारे कुछ ऐप के बारे में, हमारे ऐप के बारे में। यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे जो नए नए हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े होंगे, तो आपको बता दूं मैं, आपको इजीली लर्न विद स्माइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है ना। डाउनलोड करने के बाद जो न्यू यूजर स्टूडेंट्स है, आपको क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, मोबाइल नंबर फिल करेंगे एंड क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जहां पर आपको अपना नाम, जेंडर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और सबसे जरूरी चीज अपनी लोकेशन या तो आप मैनुअली टाइप करेंगे या फिर जीपीएस को ऑन रखेंगे, और फिर वेरीफाई विद ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी के थ्रू। उसके बाद आपके सामने एक सेक्शन ओपन होगा। अब जैसे आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्या करोगे, क्लास 11 एंड 12 वाले सेक्शन को सिलेक्ट करोगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने पर आपके सामने बहुत सारे बैच ओपन हो जाएंगे जो क्लास 11 एंड 12 की बोर्ड की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो प्रारंभ बैच है वो क्लास 11 साइंस स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है, और जो टॉपर बैच है वो क्लास 12 साइंस स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है। अब आपको क्लास 12 के स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, टॉपर को सिलेक्ट करोगे एंड साइन को मार्क कर कर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको क्या करना है, अपनी क्लास चूज करनी है, क्लास 12 को मार्क करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्लास 12 के साइंस के जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, वो आपके सामने शो हो जाएंगे। आपको सिंपल ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने पर इस कोर्स के प्राइस आपको शो होंगे 8,999, लेकिन आपको हमारे यहाँ पर कूपन कोड फ्रीजिली अप्लाई करना है। जैसे ही इस कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे, इस कोर्स के प्राइस हो जाएंगे 0। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स आप वहाँ पर परचेज कर सकते। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ऑलरेडी इजीली यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, डीपीपी, क्लास के नोट्स, सारी चीज़ें, है ना, डाउट भी क्लियर हो जा रहे हैं वहाँ पर हमारे कुछ, तो अननेसेसरी हम इस ऐप को इंस्टॉल क्यों करें। गुड क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक फीचर है टेस्ट का। अब यूट्यूब पे हम टेस्ट तो कंडक्ट नहीं करवा सकते जहाँ पर आपका आप स्कोर देख सके, है ना, एनालिसिस कर सके, और डाउट्स यूट्यूब पे आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिमिट तक डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डाउट सॉल्विंग काउंटर है जहाँ पर हमारी टीम आपको क्या करेंगे, आपका रिप्लाई करेंगे आपके डाउट का। माय कोर्सेज का सेक्शन है, लाइव क्लासेस का सेक्शन है, और भी कई फीचर हमारे ऐप में है। ये तो आपको तब पता चलेगा जब हमारा ऐप आप इंस्टॉल करेंगे। तो जल्द से जल्द हमारा ऐप इंस्टॉल करिए, आगे बढ़ते हैं ना। और जिन बच्चों को ये प्ले स्टोर पर इजीली लर्न विद स्माइल ऐप ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, वो यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, है ना। स्कैन करने में क्या होगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पहुंच जाएंगे और वहाँ पर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मैंने आज आपको मैट्राइसेस पढ़ाया। इस सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1, फिर हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा, फिर हमने मैट्राइसेस पढ़ लिया। मैट्राइसेस पूरा मैंने कवर करवाया, बेसिक से लेके टॉप तक की सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवाई, एक एक चीज़। फिर भी यदि कोई डाउट अगर आपका आता है, कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछना है, हमारी टीम आपका रिप्लाई करेंगे ना। क्वेश्चन लगाइए और जो भी आपका रिव्यू है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।